सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिद्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एंड अगेन हियर कम्स द वीडियो यू वेर वेटिंग फॉर, दैट इज द अमेंडमेंट्स एंड ऑडिट फॉर May 22 एग्जामिनेशंस। तो कितने टाइम से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर ऑडिट का अमेंडमेंट वीडियो कब आएगा, सर लॉ का अमेंडमेंट वीडियो कब आएगा सर। तो अगेन वो घड़ी आ चुकी है, द अमेंडमेंट वीडियो हैज कम, राइट। एंड लेट मी टेल यू, अमेंडमेंट्स आपको डरने की जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अमेंडमेंट्स बहुत ही मैनेजेबल है, ऑडिट में भी एंड लॉ में भी। अब यहाँ पे May 22 की अमेंडमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आरटीपी में ना इस बार इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नहीं दिया। तो जो भी अमेंडमेंट है ना वो एज पर द रिवाइज स्टडी मटेरियल है, कि रिवाइज स्टडी मटेरियल में ही इंस्टीट्यूट ने चेंजेस कर दिए जहां भी उसे करना था, बट आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नहीं दिया। मैंने तो ये सारे अमेंडमेंट्स बहुत पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, जब आईसीआर ने रिवाइज स्टडी मैट निकाला था तभी देखकर मैंने ये सारे अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड करके रख दिए थे, बट मैंने रिलीज नहीं करा था बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर द आरटीपी टू कम, इस उम्मीद में कि आरटीपी में फिर कुछ नया आएगा तो अकॉर्डिंगली मर्ज करके अमेंडमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे। बट इस बार आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नया नहीं दिया है, मतलब मेरी भी मेहनत कम हो गई है। मतलब उस वक्त जो मैंने अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड करा था एज इट इज वही मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, राइट। अब देखना, अमेंडमेंट्स का आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज हर बार की तरह इस बार भी हमारे जो अमेंडमेंट वीडियोस होंगे वो लेसर ड्यूरेशन के होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और कम टाइम में आप सारे के सारे अमेंडमेंट्स कवर कर पाओगे। तो आपको अमेंडमेंट्स के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब इस बार जो ऑडिट में अमेंडमेंट्स हैं वो किन किन चैप्टर्स में हैं, तो देखो, एक तो अगर हम बात करें कारो, तो पहले कारो 16 था, अब कारो 20 हो गया है। आई डोंट थिंक वी शुड काउंट दिस इन अमेंडमेंट बिकॉज अपने को पहले से पता था, है ना। कारो 20 तो लास्ट ईयर ही एप्लीकेबल हो गया था, बट अगेन उसकी एप्लीकेबिलिटी को डेफर कर दिया गया था बिकॉज ऑफ कारो पैंडेमिक। तो अब कारो 20 एप्लीकेबल हो गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर एक अमेंडमेंट है, एक नया टॉपिक ऐड किया इंस्टीट्यूट ने, नौकलार बोल के। उसके अलावा अगर बात करें तो पीयर रिव्यू में सर्टन अमेंडमेंट्स हैं। उसके अलावा ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स, एंड टैक्स ऑडिट के चैप्टर में सिर्फ एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, सिर्फ एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। मतलब आउट ऑफ ऑल दिस चैप्टर्स, टैक्स ऑडिट के अंदर तो सिर्फ एक मिनट का अमेंडमेंट है, दैट इज जस्ट ए क्लैरिफिकेशन ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर पूरा एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, पीयर रिव्यू में कुछ माइनर चेंजेस हैं इधर उधर, ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में अगेन कुछ माइनर चेंजेस है इधर उधर, और कारो 20 अब एप्लीकेबल हो गया है। तो कारो 20 की बात करें तो कारो 20 इस वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर रहे, बिकॉज कारो 20 का ना एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें 5-5.5 घंटे के अंदर मैंने पूरा कारो डिटेल्ड में आपको पढ़ा दिया, पूरा कारो 20। तो यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल इन माय यूट्यूब चैनल, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा वीडियो फॉर कारो 2020, राइट। तो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट गो इन द वीडियो, यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर एंड यू कैन सी द कारो 20। उसके अलावा आप देखोगे कारो 16 वर्सेस कारो 20 का भी एक वीडियो अपने मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने अवेलेबल कराया हुआ है। उसके अलावा आप देखोगे तो एक आधे घंटे का रिविजनरी ऑडियो क्लिप भी कारो 20 के लिए मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब भैया आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। तो कारो 20 इज नॉट कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, नौकलार, तो करीबन उसका आधा घंटे का अपना डिस्कशन रहेगा। पीयर रिव्यू के अंदर सर्टेन चेंजेस हैं, तो सर्टेन चेंजेस अलॉन्ग विद द सर्टेन चेंजेस इन टाइमलाइंस इन द चैप्टर, वो हमने कवर किया यहाँ पे, अगेन आधा घंटा का करीबन वो डिस्कशन रहेगा। ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चेंजेस कहाँ कहाँ हैं, आपके बुक में कहाँ कहाँ आपको चेंज करना है, वो सारा कुछ हमने यहाँ कवर कर लिया है। तो 20-25 मिनट का इस चीज का डिस्कशन रहेगा। और टैक्स ऑडिट का तो बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन 1 मिनट का। बैंक ऑडिट में भी कुछ माइनर चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस नहीं एडिशंस है, बट वो काम का नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ कवर अप नहीं किया। तो मेनली इस वीडियो के अंदर वी हैव कवर्ड द चेंजेस इन प्रोफेशनल एथिक्स, पेयर रिव्यू, ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टैक्स ऑडिट। कारो की जिसको भी जरूरत है, एज आई टोल्ड यू, कारो 20 का डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, कारो 16 वर्सेस 20 का वीडियो अवेलेबल है, और कारो 20 का आधा घंटा का रिविजनरी ऑडियो भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आपको, राइट, इन माय टेलीग्राम चैनल। अब अमेंडमेंट शीट जो होगा, अमेंडमेंट शीट फॉर ऑडिट फॉर May 22 एग्जामिनेशन, दैट यू कैन गो एंड डाउनलोड फ्रॉम www.apnamental.com। तो हमारा जो वेबसाइट है www.apnamental.com, वहां विजिट कीजिए, वहां पे फ्री रिसोर्सेज के सेगमेंट में जाइए, और वहां नोट्स के पार्ट में आप देखेंगे कि आपको May 22 का जो अमेंडमेंट फाइल है ऑडिट का और लॉ का वो मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि इन अमेंडमेंट्स को डिस्कस करते वक्त आई हैव नॉट यूज्ड द अमेंडमेंट फाइल, मैंने या तो आपको नोट्स बनाए हैं या फिर आपके बुक में ही करेक्शंस करा दिया है, बट एक बार कंसोलिडेटेड वे में अमेंडमेंट्स पढ़ने के लिए आप उस अमेंडमेंट फाइल को यूज कर सकते हैं, राइट। एक्सेप्ट कारो 20 सारे के सारे अमेंडमेंट सिर्फ 10-11 पेजेस में ही वहां दिए हुए हैं। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारे अमेंडमेंट्स पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे स्टडी मैट वाले, आरटीपी में तो कुछ आया नहीं है, तो आप देखोगे कि अगेन इन ऑल द चैप्टर्स द कलर ऑफ माई ड्रेस चेंजेस, तो उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
बिकॉज ये जो अमेंडमेंट से पहले रिकॉर्ड हो गया था और सेम अमेंडमेंट से आईसीआई ने दिया है, कुछ अलग चेंज नहीं किया। जो एसएम को देखकर मैंने रिकॉर्ड किया था वही आपको पढ़ना May 22 के लिए, आरटीपी के लिए। आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने कुछ नया दिया ही नहीं, तो मुझे भी दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा ही नहीं, है ना। तो उन्हीं वीडियोस को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि अगेन मेरा जो शर्ट का कलर होगा, मेरा जो अपीयरेंस होगा वो स्लाइटली चेंज होगा, बट उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे के अंदर आप ये सारे अमेंडमेंट्स कवर कर पाओगे। और कारो 20 का लेक्चर अगर आपको देखना है तो आप उसको अलग से देख लीजिएगा, राइट। सो होपफुली दिस अमेंडमेंट वीडियो इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। सो हेलो एवरीवन, सो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज नॉकलार। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईसीआई स्टडी मैटेरियल में आपको दिखाई देगा नॉकलार, दैट इज नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। क्या है नॉकलार, क्यों है नॉकलार, क्यों आया है ये नॉकलार, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, एंड इसके अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है, ठीक है। पहले बैकग्राउंड में जाते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि क्यों आया नॉकलार, इसका ग्लोबल रेलिवेंस क्या है, इंडिया में कब से एप्लीकेबल है, एंड साथ ही साथ प्रैक्टिकली अब इसका इंपैक्ट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में क्या आने वाला है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के ऊपर क्या आने वाला है। तो याद करो, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है वो हमेशा ना एक एथिकल डिलेमा में फंस जाता है। एथिकल डिलेमा में क्या फंस जाता है, ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस डिस्क्लोजर। ऑडिट करते वक्त अपने को किसी नॉन कंप्लायंस का पता चला, ऑडिट करते वक्त अपने को किसी नॉन कंप्लायंस का पता चला, एंड मान लीजिए दैट इज नॉट कंसर्निंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली एज ए होल, राइट। तो ऑडिट करते वक्त अपने को किसी नॉन कंप्लायंस का पता चला, किसी इरेगुलरिटी का पता चला, तो अपन हमेशा एक एथिकल डिलेमा में फंस जाते हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करें या ना करें। क्योंकि एक तरफ आता है ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अपने को कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है, क्लाइंट का कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना है। और दूसरी तरफ आता है एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, कि अपने को रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बता देना चाहिए। तो वहां पे एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हमेशा एक एथिकल डिलेमा में फंस जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका क्लियर कट बोला गया है कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो, फ्रॉड का पता चला तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दो। तो उसका क्लियर कट बोला गया है कंपनीज एक्ट के अंदर कि भैया फ्रॉड का पता चला तो आप डिस्क्लोजर दे दो। ऐसे 250 है, तो ऐसे 250 कुछ चीजें यहां पे क्लियर करता है कि भैया कोई ऐसा नॉन कंप्लायंस है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट आ रहा है, तो आप उसके रिस्पेक्ट में मॉडिफिकेशन जारी कर दीजिए। तो ऐसे 250 कहता है इफ देयर इज एनी नॉन कंप्लायंस एंड दैट इज हैविंग ए मटेरियल इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, तो आप रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो। सिमिलरली सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि फ्रॉड का पता चला तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पे रिपोर्ट कर दो। तो कुछ चीजें क्लैरिफाई की हुई है इधर उधर, जैसे 143 सब सेक्शन 12 में फ्रॉड को लेकर बोल दिया, ऐसे 250 के अंदर बोला कि भैया ऑडिट करते वक्त आपको नॉन कंप्लायंस का पता चले और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इंपैक्ट है तो आप रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दीजिए, है ना। मगर आईसीआई ने इसके लिए कुछ भी एज सच गाइडलाइंस इशू नहीं कर रखे हैं कि व्हाट ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज सपोज टू डू, व्हाट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सपोज टू डू इफ ही कम्स अक्रॉस एनी काइंड ऑफ नॉन कंप्लायंस, है ना। अब देखो, आज का जो स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन है ना, मॉडर्न सिनेरियो के अंदर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो जनरल पब्लिक है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है ना एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वो क्या है कि भैया कंपनी में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी इरेगुलरिटी है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर देगा, डिस्क्लोजर दे देगा। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक एथिकल डिलेमा में फंसा हुआ है, जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो एक एथिकल डिलेमा में फंसा हुआ है। क्या करूं मैं, क्या करूं, ये कैसी मुश्किल है, मैं डिस्क्लोजर दूं या नहीं दूं, मैं डिस्क्लोजर दूं या नहीं दूं, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखूं या स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस का ध्यान रखूं। प्लस मैनेजमेंट से भी प्रेशर आता है कि यार अननेसेसरली डिस्क्लोजर दे दूंगा तो वहां पे हो सकता है कि मेरे को ऑडिट से निकाल दिया जाए, वो भी एक प्रेशर आता है, हो सकता है मेरा फीस कर दिया जाए, फीस कम कर दिया जाए। सो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए नॉकलार का गाइडलाइंस जारी किया गया था बाय इस्बा इन जुलाई 2016। तो आप सोचो, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स ने प्रोनाउंसमेंट्स नॉकलार का कब निकाला था, जुलाई 2016 में, दैट इज नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, कि अगर नॉन कंप्लायंस होता है लॉज एंड रेगुलेशंस में तो इन दैट सिचुएशन एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए। मगर इंडिया में इसको अडॉप्ट करते करते आईसीआई ने अब जाकर इसको अडॉप्ट किया है ना, अब जाकर इसको अडॉप्ट किया है, अब जाकर ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022।
तब सोच के देख सकते हो। पहले एप्लीकेबल होना चाहिए, होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से वो डिले होता गया और इंडिया में अब जाकर एप्लीकेबल होगा प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के ऊपर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। बट इस बार ने तो ये जो फाइनल प्रोनाउंसमेंट है नोक्लार का, ये जुलाई 2016 में ही इसका रेडी कर दिया था, तैयार कर दिया था। तो अब नोक्लार है क्या? व्हाट इज नोक्लार? व्हाट इज नोक्लार? देखना, जो भी चीजें यहां पे मैंने नोट्स के फॉर्म में बनाई हुई, यहां पहले सुनो, समझो और फिर मेरे साथ नोट डाउन करोगे। आप बुक में ऑलरेडी है, बट आप अगर नोट डाउन कर लोगे आपके लिए इजी होगा। व्हाट इज नोक्लार? इट इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इट इज द एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, कमिटेड बाय द क्लाइंट या फिर मे बी द एम्प्लॉयर या फिर मे बी बाय मैनेजमेंट या फिर मे बी बाय एनीवन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट कॉन्ट्ररी टू प्रिवेलिंग लॉज एंड रेगुलेशंस। तो बोला गया भैया, कोई भी ऐसा एक्ट चाहे जानबूझकर किया जाए या अनजाने में किया जाए, चाहे क्लाइंट करे या एम्प्लॉयर करे या मैनेजमेंट करे या इन लोगों के बिहाफ में कोई करे, जो कि लॉज एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है, उसी को नोक्लार कहा जाता है। उसी को नोक्लार कहा जाता है। कोई भी ओमिशन, कोई भी कमीशन इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है। अनइंटेंशनल भी कवर्ड है यहां पे, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, जानबूझकर किया हो, अनजाने में किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइंट ने किया हो, एम्प्लॉयर ने किया हो, मैनेजमेंट ने किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने भी किया हो, जो भी लॉज एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है, वो नोक्लार है, वो नोक्लार है। राइट। एंड नोक्लार की गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ऑडिट असाइनमेंट परफॉर्म करते वक्त ऐसे किसी भी नॉन कंप्लायंस का पता चलता है, मतलब नोक्लार का पता चलता है, ऐसे किसी भी ओमिशन या कमीशन का पता चलता है जो कि इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, चाहे उसे क्लाइंट ने किया है या एम्प्लॉयर ने किया है या मैनेजमेंट ने किया है, जो कि कॉन्ट्ररी टू प्रिवेलिंग लॉज एंड रेगुलेशंस है, उसके बारे में प्रोफेशनल अकाउंटेंट को जो भी एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज होगी उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो भी रेगुलेटरी ऑथोरिटीज होगी उनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यानी इसका जो स्कोप है ये तो बहुत बड़ा है, इसका जो होराइजन है ये तो बहुत बड़ा है। आप समझ सकते हो कि जो ऐसे 250 है, ऐसे 250 के कंपैरिजन में इसका जो होराइजन है अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है सिमिलर लाइंस में, ऐसे 250 के सिमिलर लाइंस में है, जो कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मगर इसका होराइजन बहुत बड़ा है। यहां तो कहा जा रहा है एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, चाहे क्लाइंट कमिट करे या एम्प्लॉयर करे या मैनेजमेंट करे या एनीवन एक्टिंग ऑन देयर डायरेक्शन, जो कि लॉ रेगुलेशन के अगेंस्ट है, वो नोक्लार है। और अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को पता चलता है किसी ऐसे नॉन कंप्लायंस के बारे में, तो अब वो चुप नहीं बैठेगा। अब जो उसका एथिकल डिलेमा था, क्या करूं मैं, क्या करूं, ये कैसी मुश्किल है, अब वो एथिकल डिलेमा रिजॉल्व हो चुका है। अब वो चुप नहीं बैठेगा, अब वो क्या करेगा, इसके बारे में रिपोर्ट कर देगा नॉन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर भी देगा इफ इट इज कंसर्निंग द फाइनेंशियल्स, बट साथ में क्या कर देगा, डिस्क्लोजर दे देगा रिपोर्टिंग अथॉरिटीज को। सो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। सो नोक्लार, न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जगह अगर हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स यूज करें तो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, बिकॉज रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स में दे हैव यूज्ड द वर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग फ्रॉड। हालांकि कंपनीज एक्ट में भी फ्रॉड का जिक्र है, बट फिलहाल जो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर गाइडलाइंस हम उसका बात कर रहे हैं। जब कोड ऑफ एथिक्स में गाइडलाइंस बनाया गया तो दे विल नॉट कंसीडर कि कंपनीज एक्ट में क्या है, ऐसे 250 में क्या है, ओवरऑल उन्होंने पूरा गाइडलाइन फ्रेम कर दिया। तो ऐसे 250 अपना अलग ऑपरेट करता है, कंपनीज एक्ट अपना अलग ऑपरेट करता है। इन्होंने ओवरऑल पूरी गाइडलाइन फ्रेम कर दी कि भैया तुमको फ्रॉड का पता चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में तुमको करप्शन का पता चल रहा है, एनी काइंड ऑफ ब्राइबरी का पता चल रहा है, घुसखोरी का पता चल रहा है, तुमको पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, तुमको पता चला कि एनवायरमेंटल लॉज रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हो रहे, तुमको पता चला कि कुछ ऐसा हो रहा है कि पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी इज इन डेंजर, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी इज इन डेंजर। फॉर एग्जाम्पल अपन ऑडिट करने गए और हमने देखा कि भैया मान लो कि कोई सीमेंट वगैरह इंडस्ट्री में हम लोग ऑडिट करने गए, हमने देखा कि जो मेटेरियल वगैरह यूज हो रहा है उससे क्या होने वाला है कि आगे चल के जो स्ट्रक्चर्स खड़े होंगे, हो सकता है कि भैया वो डेंजर में पड़ जाए। जो स्पेसिफाइड क्वालिटी है, स्पेसिफाइड क्वालिटी यूज नहीं हो रही, एंड पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी इज इन डेंजर। तो अगेन अपने को उसका भी ध्यान रखना है, उसकी भी रिपोर्टिंग करनी है। तो फ्रॉड का पता चले तब भी रिपोर्टिंग करनी है एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज को, करप्शन का पता चले कि करप्शन हो रहा है तब भी रिपोर्टिंग करनी है, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, एनवायरमेंटल सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, इन सब चीजों में रिपोर्टिंग करनी है एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज को।
अब फ्रॉड का पता चला 143 सबसेक्शन 12 के हिसाब से सीजी को रिपोर्ट करना है, वो अलग है। फ्रॉड का पता चला तो इन दैट वेरी सिनेरियो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से अपने को रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है, वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। नॉक्लार कहता है कि भैया तुमको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। और यहां पे होराइजन कितना बड़ा कर दिया, फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, हर चीज में एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पता चला, लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू रिपोर्ट टू सेबी। इंश्योरेंस कंपनी में कुछ भी घपलेबाजी पता चला, कुछ भी नॉन कंप्लायंस का पता चला तो वी हैव टू रिपोर्ट टू आईआरडीए। बैंकिंग कंपनी में कुछ भी नॉन कंप्लायंस का पता चला, वी हैव टू रिपोर्ट टू आरबीआई। तो जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उनको रिपोर्ट करना है। बट नो रिपोर्टिंग इज नीडेड इफ मैटर इज इनकॉन्सिक्वेंटियल, यानी कि अगर मैटर इमैटेरियल है, उसका फाइनेंशियल्स में बिल्कुल प्रभाव नहीं है, फाइनेंशियल्स के अलावा भी अगर हम लोग देखें कि बिल्कुल इमैटेरियल बात है ना, तो वहां पे रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। बट अगर मैटर कॉन्सिक्वेंटियल है तो इन दैट सिचुएशन प्रोफेशनल अकाउंटेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। But again, whether the matter is consequential or the matter is inconsequential, that is the matter of professional judgment of the professional accountant. तो वो तो उसके प्रोफेशनल जजमेंट में ही आएगा। और अगर यहां पे जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो कंप्लाई नहीं करता, वो रिपोर्टिंग नहीं करता, नॉन कंप्लायंस, या फिर मैं कह सकता हूं नॉन रिपोर्टिंग, वो रिपोर्ट नहीं करता, तो बोला गया है कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। द डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम, है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। तो अब इससे क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं नॉकलार से क्या होने वाला है, दैट द नॉकलार वुड एक्चुअली रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशंस टू एंश्योर रॉबस्ट कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब ऑर्गेनाइजेशंस के मन में भी डर रहेगा, और ये नॉकलार गाइडलाइन आ गया है, अब तो वो जो अकाउंटेंट आने वाला है, जो सीए आने वाला है, वो तो हर चीज के नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट करेगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। तो अपने को क्या करना है, अपना कंप्लायंस और पुख्ता करना है। इसकी वजह से आपको पता है कितने सारे ऑडिटर्स नॉकलर के आने की वजह से आप देखो कि पूरे देश भर में कम से कम 200 ऑडिटर्स ने अपना अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया फ्रॉम वेरियस लिस्टेड कंपनीज। इसका ये प्रैक्टिकल इंपैक्ट जा रहा है। तो नॉकलर वुड रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशंस टू एंश्योर रॉबस्ट कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, राइट। व्हाई नॉकलर, नॉकलर क्यों आया, बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड जनरल पब्लिक। आज के तारीख में एक्सपेक्टेशंस ही ऐसे ही है, बेटर अकाउंटेबिलिटी आएगा इससे। बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, कि अब ऑडिटर्स को भी विसल ब्लोअर का काम, विसल ब्लोअर का रोल निभाना है, एक सीए को भी विसल ब्लोअर का रोल निभाना है। फिलहाल इंडिया के अंदर इसका एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड कंपनीज में सीमित किया गया है, ऑडिट असाइनमेंट्स में सीमित किया गया है, बट ग्लोबली नॉकलर इज एप्लीकेबल टू एवरी टाइप ऑफ कंपनी, एवरी काइंड ऑफ असाइनमेंट। इंडिया के अंदर फिलहाल एज ऑफ नाउ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इसका एप्लीकेबिलिटी सीमित किया गया है, ऑडिट असाइनमेंट्स के ऊपर इसका एप्लीकेबिलिटी सीमित किया गया है। तो why नॉकलर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड जनरल पब्लिक, बेटर अकाउंटेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो फॉर नाउ इंडिया के अंदर लिस्टेड कंपनीज एंड ऑडिट असाइनमेंट्स के केस में इसका एप्लीकेबिलिटी को सीमित किया गया है। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या दिखाई देगा कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ना बाकी जो लॉज रेगुलेशन है वहां पे भी एक्सपर्ट की कंसल्टेंसी लेनी होगी बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन रियल स्टेट इंडस्ट्री को ऑडिट करने जा रहे हैं, तो अगर अपन रियल स्टेट को ऑडिट करने जा रहे हैं, रियल स्टेट इंडस्ट्री को ऑडिट करने जा रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन अपने को रेरा, जो रेरा एक्ट है, जो गवर्निंग एक्ट है, उसका भी वर्किंग नॉलेज चाहिएगा। अपने को रेरा कंसल्टेंट से भी बात करनी होगी, रेरा कंसल्टेंट्स का भी क्या करना होगा, सलाह मशवरा लेना होगा। दैट इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। यानी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का जो रोल है ना वो इंक्रीज हो रहा है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट के ऊपर जो जिम्मेदारी है ना वो इंक्रीज हो रहा है नॉकलर की वजह से, समझ रहे हो ना। और अकाउंटेंट्स भी अब और प्रैक्टिकली डिलीमा में है क्या करें, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता, क्लाइंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अकाउंटेंट्स भी अब डिलीमा में है कि क्या करें। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में रिक्वायर टू कंसल्ट एक्सपर्ट्स, जैसे मैंने एग्जांपल के फॉर्म में दिया आपको कि भाई रियल स्टेट का मामला है तो कंसल्ट विद रेरा कंसल्टेंट्स एंड यू विल नीड मोर वर्किंग नॉलेज ऑफ द रेरा, यू विल नीड मोर वर्किंग नॉलेज ऑफ द रेरा। क्लियर है। तो what is नॉकलर? Act of omission, commission, intentional, unintentional, committed by client, employer, management, anyone acting on their behalf which is contrary to prevailing laws and regulations. CAs are required to report on matters including fraud, corruption, bribery, money laundering, environmental protection, public health, safety, and required to report the matter to appropriate authorities या फिर regulatory authority. No reporting is needed if the matter is inconsequential. एंड अगर रिपोर्टिंग नहीं किया तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उस प्रोफेशनल के अगेंस्ट, उस सीए के अगेंस्ट। नॉकलर वुड रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशंस टू एंश्योर रॉबस्ट कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड व्हाई नॉकलर एंड द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। ये सारा कुछ मैंने आपको दिया है, तब एक बार इसको नोट डाउन कर लो, नॉकलर का पूरा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा कि नॉकलर की बात करें तो इट हैज ए
वाइडर होराइजन इन कंपैरिजन टू एसेट 250। सिमिलर है ना, एसेट 250 से सिमिलर है पूरा, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इट हैज ए वाइडर होराइजन। तो नोक्लार हैज ए वाइडर होराइजन इन कंपैरिजन विद एसेट 250। बाकी आपके बुक में मैंने पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है कि नोक्लार और एसेट 250 में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लो। जैसे कि कुछ मेजर डिफरेंसेस तो ये हैं कि नोक्लार के अंदर ना सीएन सर्विस को भी कवर किया गया है। एसेट 250 में बेसिकली आप देखोगे सिर्फ ऑडिट के वक्त नॉन कंप्लायंस का ध्यान रखना पड़ता है लॉज रेगुलेशन का, लेकिन नोक्लार की जो गाइडलाइंस है ना वो सीएन सर्विस के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि एक लिस्टेड कंपनी है और एक सीएन सर्विस है जो वहां नौकरी कर रहा है, तो वहां भी उसको नॉन कंप्लायंस का पता चले तो उसको भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। प्लस जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स के बारे में कुछ ऐसे 250 में बोला नहीं गया है, बट नोक्लार में ना प्रैक्टिकली स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा गया कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक, एंड प्लस ओवरऑल नोक्लार हैज ए वाइडर होराइजन। तो एक बार आप डिफरेंसेस रीड कर लोगे कि नोक्लार एंड एसे 250 के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आई बिलीव यू हैव गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नोक्लार, व्हाट इज द रेलिवेंस, क्यों आया है, क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और नोक्लार का जो इंप्लीकेशन है प्रैक्टिकली या प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में क्या आने वाला है। तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए सब कुछ। अब देखना नोक्लार का हमने ओवरव्यू ले लिया, अब एक बार बुक से देख लेते हैं, कुछ चीजें और डिटेल में भी देखनी है अपने को। नोक्लार, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग ए प्रोफेशनल सर्विस टू द क्लाइंट और कैरिंग आउट प्रोफेशनल एक्टिविटीज फॉर एन एम्प्लॉयर। मैंने आपको क्या बोला था, नोक्लार का जो होराइजन है बहुत बड़ा है। एक सीएन प्रैक्टिस अपने क्लाइंट को प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर रहा है, या एक सीएन सर्विस है जो कहीं नौकरी कर रहा है, दोनों ही सिचुएशन में नोक्लार कवर्ड होगा। और अगर उस प्रोफेशनल अकाउंटेंट को इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस का पता चलता है, अगेन रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज नहीं किया गया, प्रोफेशनल अकाउंटेंट यूज किया गया है, तो अपन भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट यूज करेंगे। तो अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को नॉन कंप्लायंस का पता चलता है विद लॉज एंड रेगुलेशंस, या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का पता चलता है, या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का पता चलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल नॉन कंप्लायंस का पता चले तब तो रिपोर्टिंग करनी है सर, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का पता चले तो वो भी नोक्लार के अंदर आ जाएगा। सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का पता चले, दैट इज एक्चुअली कमिटेड या अबाउट टू बी कमिटेड, या तो ऑलरेडी कमिट हो चुका है या होने वाला है, या तो ब्राइबरी का इंस्टेंस हो चुका है या अपने को पता चला कि होने वाला है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, या तो फ्रॉड हो चुका है या होने वाला है बाय द क्लाइंट और बाय द एम्प्लॉयर और बाय द मैनेजमेंट और बाय द एम्प्लॉयज और बाय द दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एनीवन,
कोई भी नॉन कंप्लायंस करे सब कुछ नॉकलार के अंदर आएगा। However, NOCLAR under the revised code of ethics does not address the personal misconduct that is unrelated to business activities of the client, oblique employing organization and non-compliance by parties other than listed out in the definition of NOCLAR। बहुत सिंपल सा चीज है कि हम कौन सा नॉन कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, जो मेरा क्लाइंट है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, उसका जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे रिलेटेड जो नॉन कंप्लायंस है। अब उसके जितने सारे डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, उनका कोई पर्सनल मिसकंडक्ट रहेगा, कुछ पर्सनल, उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ नॉन कंप्लायंस वगैरह किया रहेगा, बट उसका उस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो वो नॉकलार के अंदर नहीं आएगा। दैट डज नॉट कम अंडर नॉकलार। As per the International Ethics Standard Board for Accountants, that is ISBA, following examples would be covered in NOCLAR। तो क्या क्या एग्जांपल्स है ISBA के हिसाब से जो नॉकलार के अंदर आएगा? दिस इज जस्ट इंक्लूसिव सेट ऑफ लिस्ट। तो हमने जो फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी डिस्कस किया, मनी लॉन्ड्रिंग डिस्कस किया, वो सारा आएगा। इन्वायरमेंटल लॉज रेगुलेशन आएगा, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी आएगा। ये सारा तो ऑलरेडी हमने ओवरव्यू में देखा ही था। फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी, देन अगेन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी। उसके अलावा आप बोल सकते हो टैक्स पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट में कोई इरेगुलरिटी है तो वो भी आएगा। सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेडिंग में कोई इरेगुलरिटी है तो वो भी आएगा। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। वो मूवी देखा ना, स्कैम 1992, सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग में क्या क्या इरेगुलरिटीज हुआ था, तो वैसा कुछ पता चले तो भैया वो भी आएगा। डेटा प्रोटेक्शन, डेटा इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ देयर इज समथिंग दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, राइट, तो वो भी आएगा यहाँ पे। तो ये सारे एग्जाम्पल का लिस्ट में आ गए। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Some important facts about NOCLAR are given below. During course of providing a service, NOCLAR will be applicable if a professional accountant encounters or is made aware of non-compliance or suspected non-compliance in the course of providing a professional service to the client. But he is not required to investigate and not responsible for ensuring complete compliance। एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉकलार का मतलब खाली इतना है कि भैया प्रोफेशनल अकाउंटेंट को जब नॉन कंप्लायंस का पता चलेगा तो वो रिपोर्ट कर देगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। उसको आगे चल के इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, उसके पास इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज वाले पावर्स नहीं है, और उसको ना उसका ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो ठेका लेके अरे भैया तुम एनवायरमेंटल लॉज रेगुलेशन कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कंप्लाई करना पड़ेगा तुमको। भैया तुम चाचा चौधरी नहीं हो, तुमको कोई एमपी एमएलए नहीं बनाया गया, तुमको कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं बनाया गया है कि तुम जाकर मैनेजमेंट को बोलोगे यू हैव टू कंप्लाई। मैनेजमेंट कंप्लाई नहीं कर रहा, वो मैनेजमेंट का लुकआउट है। टीसीडब्ल्यूजी कंप्लाई नहीं कर रहा, वो टीसीडब्ल्यूजी का लुकआउट है। तुमको सिर्फ नॉन कंप्लायंस के बारे में रिपोर्ट करना है, तुमको ना इन्वेस्टिगेट करना है ना एंश्योर करना है कंप्लीट कंप्लायंस। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस एंड दैट इज नन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सपर्टाइज ऑफ लॉज नॉट नीडेड। ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ओवरऑल नॉलेज तो होना चाहिए, उसको प्रोफेशनल जजमेंट भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बट ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव ए डीप लेवल ऑफ नॉलेज। यार मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ऑडिट करने जाऊंगा, जरूरत पड़ेगा तो मैं रेरा कंसल्टेंट का मदद ले लूंगा, लेकिन कोई मेरे को बोलेगा कि रेरा का डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई एक्सपर्ट की मदद ले लूंगा कि इन्वायरमेंटल लॉज रेगुलेशन कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, बट कोई मेरे को बोले कि डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तेरे को इन्वायरमेंटल लॉज रेगुलेशन का, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो a professional accountant is expected to apply knowledge and expertise and exercise professional judgment. However, he is not expected to have a level of knowledge of laws and regulations greater than that which is required to undertake the assignment. Whether an act constitutes non-compliance is ultimately a matter to be determined by the court or other appropriate adjudicative body. तुमको तो पता चला ना कुछ नॉन कंप्लायंस का, तुमको शक है ना, तुम डिस्क्लोज कर दो। आगे चल के मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिटरमाइन करेगा नॉन कंप्लायंस है कि नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ उतना है कि तुम क्या कर दो, रिपोर्ट कर दो। सर्टेन मैटर्स एक्सप्रेसली आउट ऑफ परव्यू। अगर मैटर्स क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंटियल है, पता चल रहा है कि अरे भैया बिल्कुल इमैटेरियल है, बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल इमैटेरियल, एकदम फालतू का मैटर है, या समथिंग रिलेटेड टू पर्सनल मिसकंडक्ट एंड दैट इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द क्लाइंट, तो दैट इज समथिंग की जो नॉकलार में नहीं आएगा। डिस्क्लोजर विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ नॉट रिक्वायर्ड। तो एज पर ISBA code, disclosure of the matter to an appropriate authority would be precluded if doing so would be contrary to law regulation। याद रखना ISBA गाइडलाइंस के तहत नॉकलार आया है, वो लॉ से ऊपर नहीं है। तो अगर लॉ मना करता है पार्टिकुलर डिस्क्लोजर, लॉ के तहत अगर मना किया गया है तो आप लॉ के ऊपर नहीं जाओगे। अगर लॉ का कोई रिक्वायरमेंट है कि आप डिस्क्लोज नहीं करोगे फलाने चीज को, तो फिर आप लॉ के अकॉर्डिंग जाओगे। फॉर एग्जांपल फेमा का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको मान लीजिए कि फेमा का कोई नॉन कंप्लायंस मिले तो यू हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फेमा गाइडलाइंस, तो वहां पर फेमा गाइडलाइंस को फॉलो करोगे। नॉकलार वर्सेस ऐसे 250 डिफरेंसेस दिया हुआ है, क्या क्या डिफरेंसेस होगा।
ऐसे 250 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन ऑडिट एंड नॉट ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ऐसे 250 सिर्फ ऑडिट के ऊपर लगता है, बाकी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के ऊपर नहीं लगता। लेकिन नॉकलार प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस के ऊपर भी एप्लीकेबल है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के ऊपर भी एप्लीकेबल है। राइट, प्रैक्टिस की बात करें तो ऑडिटर्स के ऊपर भी लगता है और जो ऑडिट नहीं कर रहे उनके ऊपर भी लगता है। However, degree of responsibility of the professional accountant varies as per the role. So again, NOCLAR has a wider horizon. Essay 250 talks of auditors' responsibilities for laws having direct effect on the determination of material amounts and disclosures in the financial statements, such as tax and labor laws, and other laws that do not have a direct effect on the determination of amounts and disclosures in the financial statement. But compliance is fundamental. तो ये हमने ऐसे 250 में देखा है कि ऑडिटर को भैया जो डायरेक्ट लॉज है, जिसका डायरेक्ट डिटर्मिनेशन है मेटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, उसका डिटेल्ड नॉलेज चाहिए होता है। और जो इनडायरेक्ट लॉज है उसका एक ओवरऑल नॉलेज चाहिए होता है। नॉकलार while being alike to ऐसे 250 till this point, नॉकलार भी सिमिलर है, is further ahead of it that it takes into account non-compliance that causes substantial harm resulting in serious consequences in financial और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। बट नॉकलार के अंदर अगर कोई भी ऐसा नॉन कंप्लायंस है जो फाइनेंशियल टर्म्स में बात नहीं करता, कंप्लीटली नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में बात करता है, तो वो भी कवर्ड है। इफ दैट इज गोइंग टू कॉज सीरियस हार्म टू द क्लाइंट, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द गोइंग कंसर्न ऑफ द क्लाइंट, दैट इज गोइंग टू ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यहां पे स्टेक होल्डर्स को खासा इंपॉर्टेंस दिया गया है। Essay 250 does not define stakeholders, but NOCLAR is related to effect of non-compliance on investors, creditors, employees and the general public. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि NOCLAR के अंदर stakeholders के ऊपर फोकस किया गया, investors, creditors, employees, general public. As per NOCLAR, in exceptional circumstances, the professional accountant might become aware of a imminent breach of law or regulation that would cause substantial harm to investors, creditors, employees or the general public. Having first considered whether it would be appropriate to discuss the matter with management or those tasked with governance, the auditor shall exercise professional judgment and determine whether to disclose the matter immediately to an appropriate authority in order to prevent or mitigate the consequence of such imminent breach. अब ऐसे 250 में क्या था, कोई भी नॉन कंप्लायंस का पता चलेगा तो मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करो, दो स्टार गवर्नेंस को डिस्क्लोज करो, रेगुलेटरी अथॉरिटी को डिस्क्लोज करना है कि नहीं, तो उसके लिए तुम क्या करो, कंसल्ट करो एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट ओपिनियन लो। लेकिन नॉकलार के अंदर बोला है कि भैया देखो, अगर कोई ऐसा नॉन कंप्लायंस का तुमको पता चला है ना जिससे इन्वेस्टर को हार्म पहुंचने वाला है, क्रेडिटर्स को हार्म पहुंचने वाला है, एम्प्लॉयज को हार्म पहुंचने वाला है, जनरल पब्लिक का फेट टूटने वाला है, तो तुम डिसाइड करो, तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट है कि तुमको पहले मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना है या डायरेक्टली एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज को डिस्क्लोज करना है टू मिटिगेट सच रिस्क, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ऐसा प्रोविजन ऐसे 250 में नहीं था। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉकलार इन इंडिया, द ISBA कोड ऑफ एथिक्स मेक्स नॉकलार एप्लीकेबल टू ऑल असाइनमेंट्स इन केस ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस एंड टू एम्प्लॉयर्स। तो ISBA के हिसाब से सारे के सारे असाइनमेंट्स में नॉकलार एप्लीकेबल है, लेकिन ICAI कोड के हिसाब से इंस्टीट्यूट ने फिलहाल नॉकलार की एप्लीकेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करी है टू ऑडिट असाइनमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज in case of members in practice, and for the members in service applicability has been restricted to employees of listed entities only. तो इंडिया में आज की तारीख में सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में, चाहे प्रैक्टिस करें तब भी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट, सीए सर्विस में है तब भी रेस्ट्रिक्टेड टू एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो इंडिया के अंदर आईसीआई ने भी फिलहाल नॉकलार का जो स्कोप है उसको क्या किया है सर, कर्टेल किया है। तो समराइज करें ना पूरा नॉकलार का डिस्कशन को, तो नॉकलार के अंदर नॉन कंप्लायंस की बात हो रही है, फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल कॉजिंग सब्सटेंशियल हार्म टू स्टेक होल्डर्स। नॉकलार के अंदर रिपोर्टिंग की बात होती है, अगेन अकाउंटेंट को यहां पे अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये सीए इन प्रैक्टिस प्लस सीए इन सर्विस दोनों के ऊपर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल है आज की तारीख में। एक्चुअल प्लस सस्पेक्टेड दोनों तरीके के नॉन कंप्लायंसेस अगेन यहां पे नॉकलार के अंदर आ रहे हैं, एक्चुअल भी आ रहा है, सस्पेक्टेड भी आ रहा है। यहां पे देयर इज ए पॉसिबिलिटी
दैट डायरेक्टली रिपोर्ट कर दिया जाए टू द ऑथोरिटीज इंस्टेड ऑफ फर्स्ट रिपोर्टिंग इट टू द मैनेजमेंट। इफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट एक्चुअली फील्स दैट इट इज प्रोफेशनल जजमेंट की भैया रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जरूरी है कि पहले ऑथोरिटीज को डिस्क्लोज किया जाए, तो डायरेक्टली भी रिपोर्टिंग हो सकती है। ऐसा भी ऐसा 250 में नहीं था। तो ये आप बोल सकते हो कि मतलब कि जिस्ट पॉइंट्स है कि हाँ भैया 9 क्लार्क की गाइडलाइंस में ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, चाहे केस स्टडी के फॉर्म में आए, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में आए, चाहे डिस्क्रिप्टिव सिनेरियो में आए, बट एक आधा क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट। एंड देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ऐसे 250 और 9 क्लार्क का कंपैरिजन पूछ ले, ये एक ऐसा क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लिया जाए जिसमें ऐसे 250 9 क्लार्क दोनों का रेफरेंसेस अपने को देखने को मिल जाए। अब देखना एक छोटा सा अमेंडमेंट है इन द चैप्टर ऑफ टैक्स ऑडिट, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है जहां एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट अपन ने डिस्कस करा। तो वहां पे टैक्स ऑडिट का लिमिट क्या था, 1 CR का था। टैक्स ऑडिट का लिमिट क्या था, 1 CR का था इन केस ऑफ बिजनेस, है ना। तो बिजनेस के केस में टैक्स ऑडिट का लिमिट 1 CR का था। लेकिन उसके अंदर ना मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए एक बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर 95% ऑफ रिसिप्ट्स और पेमेंट्स बैंकिंग चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, 95% या 95% से ज्यादा जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहा है, जो भी रिसिप्ट्स है, पेमेंट्स है, सब कुछ। सो इन दैट सिचुएशन टैक्स ऑडिट का जो लिमिट था वो क्या हो गया था, 1 CR से इंक्रीज होकर 5 CR हो गया था, है ना। कि वहां पे टैक्स ऑडिट का जो लिमिट है 1 CR की जगह 5 CR रहेगा। तो नॉर्मली कोई भी बिजनेस के केस में टैक्स ऑडिट का लिमिट 1 CR था। और अगर कोई एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स भी एक्सीड नहीं कर रहा, या फिर 95% ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के माध्यम से हो रहा है, तो वहां पे 1 CR का लिमिट इंक्रीज होकर 5 CR हो गया था। अब ये जो 5 CR का लिमिट है ये इंक्रीज होकर 10 CR हो गया। कितना हो गया, 10 CR हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर केस स्टडीज। तो अब याद रखिए आप कि भाई नॉर्मल सिनेरियो में टैक्स ऑडिट का लिमिट 1 CR है, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस है जहां 95% से ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शंस 95% या 95% से ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल के माध्यम से होता है, नॉट बाय वे ऑफ कैश। सो वहां पे टैक्स ऑडिट का लिमिट कितना बन गया सर, 10 CR बन गया। तो मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट डू दिस करेक्शन इन योर बुक एज वेल, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू इन योर एग्जाम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट में बी फ्रेम्ड, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। So again इस particular chapter के अंदर there are some changes, there are some amendments, some corrections that you need to do in your book and some corrections that you need to do in the concepts that we have already studied। ज्यादा नहीं है, माइनर है, एक एक करके देख लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो देखना सबसे पहले जो अपन ने एप्लीकेबिलिटी देखा था ना, एप्लीकेबिलिटी कि ये जो ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस है वो किसको एप्लीकेबल है। तो आई टोल्ड यू सारे लिस्टेड एंटिटीज को एप्लीकेबल हैं, लगभग जितनी सिक्योरिटीज है सारे के सारे सिक्योरिटीज जो भी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हो, सिक्योरिटाइज्ड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स हो, राइट, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हो, सारा कुछ कवर्ड है। तो वहां पे आप एक और ऐड कर लेना सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, एक और ऐड कर लेना सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। तो सरफासी एक्ट के अंदर ना सिक्योरिटी रिसिप्ट्स होते हैं कि जब कोई लोन बैड हो जाता है, जब कोई लोन खराब हो जाता है और लगता है कि यार पैसा नहीं मिलना, ये बंदा तो एनपीए हो गया, तो वो लोन बैंक डिस्काउंटेड रेट में ना सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज को सेल कर देता है कि अब इस लोन से पैसा आपको रिकवर करना है, हम डिस्काउंटेड रेट्स में आपको बेच रहे हैं, और बदले में वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इश्यू करता है, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इन सरफासी एक्ट। तो अगर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स है इशूड बाय द सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज तो वो भी कवर्ड है यहाँ पे। तो एक तो ये पॉइंट ऐड कर लो। दूसरा चीज, लिस्टेड कहां, सिक्योरिटीज कहां लिस्टेड होगी। देखो 3 जगह लिस्टिंग पॉसिबल है। एक होता है मेन बोर्ड, जो नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर मेन टर्मिनल्स होता है ना, मेन बोर्ड। तो एक हो गया मेन बोर्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हम लोग बात करते हैं, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो मेन बोर्ड एक तो वहां जो लिस्टेड है वो सिक्योरिटीज भी कवर्ड होंगी, या फिर एसएमई एक्सचेंज भी होता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्सचेंज, फॉर दोज पार्टिकुलर सिक्योरिटीज पर्टेनिंग टू द एसएमई। तो एसएमई एक्सचेंज के अंदर अगर सिक्योरिटीज लिस्टेड है वहां भी कवर्ड है। या फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, इसका खाली ब्रैकेट में आप लिख लेना इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म, कि अगर कुछ सिक्योरिटीज ये इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड हैं तो वो भी कवर्ड है। तो आज की तारीख में इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म बोलकर भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टार्टअप्स वगैरह के लिए भी अलग अलग फैसिलिटीज दी हुई है कि देखें लिस्ट देयर सिक्योरिटीज। डिटेल्ड में क्या कॉन्सेप्ट उस पर नहीं जा रहा मैं, चाहिए भी नहीं,
बट खाली ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, और चाहे सिक्योरिटीज मेन बोर्ड में लिस्टेड हो या एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड हो या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लिस्टेड हो, दैट इज इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड हो, सारा कुछ ही सेबी लोडर के दायरे में आता है। और यहां पे हमने सिक्योरिटी रिसिप्ट्स भी ऐड कर लिया। उसके बाद देखना कुछ क्वार्टरली कंप्लायंसेस बोलकर जो हमने टाइमलाइंस पढ़ी थी, लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द फॉलोइंग ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। तो यहां पे हमने जो देखा, कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर सबमिट करना पड़ेगा। ये 15 डेज ना 21 डेज बन गया, छोटा सा करेक्शन है, कर लो, 15 डेज 21 डेज बन गया, ठीक है। तो अब आपके लिए इजी हो गया ना, 21 डेज ही है, पहले पॉइंट में भी 21 डेज है, दूसरे पॉइंट में भी 21 डेज है। आगे चल के बुक के अंदर एक अलग से हेडिंग भी मिलेगा, कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो वहां भी 15 डेज दिया हुआ है, उसको भी अपने को 21 डेज करना है। तो ये छोटा सा करेक्शन है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए आपके एग्जाम के लिए। उसके अलावा देखना ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट। जो ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट का पॉइंट था, वहां पे ना 2 नया पॉइंट ऐड हुआ है और 1 पॉइंट हटा है। 2 नया पॉइंट ऐड हुआ, 1 पॉइंट हटा। तो 2 नया पॉइंट कौन सा ऐड हुआ देखना, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 8 जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये ना जो वीडियो आपने देखा, उस वीडियो में शायद ये 2 पॉइंट नहीं था, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 8। तो ये 2 नया ऐड हुआ है। पहला, ऑब्लिगेशंस के अंदर बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर विद मैक्सिमम टाइम गैप ऑफ 120 डेज बिटवीन एनी 2 बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है। एंड द quorum फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज शैल बी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 3 डायरेक्टर्स व्हिच एवर इज हायर। तो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज जो होंगी, उनका जो quorum का रिक्वायरमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या 3 डायरेक्टर्स व्हिच एवर इज हायर, एंड जिसमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का साथ में होना जरूरी है। तो ये quorum का रिक्वायरमेंट नहीं ऐड हुआ। The participation of the directors by video conferencing or by audio visual means shall also be counted for the purpose of quorum. And ये जो top 2000 entities determine होंगी on the basis of market capitalization determine होंगी as at the end of immediate preceding financial year. तो market cap के basis में अपन determine करते हैं, है ना। तो जैसे हमने देखा भी आरएम से रिस्क मैनेजमेंट कंपनी, वहां भी मार्केट कैप के हिसाब से डिटरमाइन किया था। तो यहां पे पता जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज होंगी बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उनके अंदर quorum का ये रिक्वायरमेंट रहेगा, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। और डायरेक्टर अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू भी पार्टिसिपेट करता है, उसे भी quorum में काउंट किया जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, ये पॉइंट नंबर 8 शायद आपके बुक में ऑलरेडी है, The independent directors of the listed entity shall hold at least 1 meeting in a year without the presence of non-independent directors and members of the management, and all independent directors shall be strive to present in the meeting. तो जो independent directors है ना, उनका भी साथ में एक मीटिंग करवाना जरूरी है ताकि वो लोग अनबायस्ड वे में चीजों को डिस्कस कर सकें उस मीटिंग के अंदर, एंड सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कोशिश करनी होगी कि उस मीटिंग में प्रेजेंट रहे। और उसमें ना सिर्फ उसमें जो है ना सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे, जो बाकी डायरेक्टर्स वो प्रेजेंट नहीं होंगे ताकि कहीं भी कोई बायस डिस्कशन ना हो। तो ये एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है जो ऐड हुआ है। अब देखना जो पॉइंट नंबर 3 है, ए डायरेक्टर शैल नॉट बी ए मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज और एक्ट एज ए चेयरमैन इन मोर देन 5 कमिटीज। ये वाला जो पॉइंट था कि डायरेक्टर मेंबर नहीं रहेगा 10 कमिटी से ज्यादा में, और चेयरमैन नहीं रहेगा 5 कमिटी से ज्यादा में। इसमें ना कुछ एक्सक्लूजन है, ये नोट डाउन कर लो साथ में, कि अपन जब ये लिमिट काउंट करेंगे ना 10 और 5 का, तो उसमें सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को ही काउंट करेंगे। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मेंबर है काउंट नहीं करेंगे, फॉरेन कंपनीज काउंट नहीं करेंगे, सेक्शन 8 कंपनीज काउंट नहीं करेंगे। एंड अब इसमें एक नया ऐड हुआ है, हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज। हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज को भी काउंट नहीं करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये वर्ड देख लो, लिख लो, हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज। एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको लास्ट में क्या है हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज। नाम से पता चल रहा है कुछ ऐसी एंटिटीज जिनका डेप्थ बहुत ज्यादा है ना, कुछ ऐसी एंटिटीज जिनका डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो बोले इस लिमिट को काउंट करते वक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी काउंट नहीं किया जाएगा, फॉरेन कंपनीज को भी काउंट नहीं किया जाएगा, सेक्शन 8 कंपनीज को भी काउंट नहीं किया जाएगा, और हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज को भी काउंट नहीं किया जाएगा। दैट्स इट, नोट डाउन कर लो। आगे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, या इसके ऊपर एक केस स्टडी भी आ सकता है। उसके बाद देखना मैंने बोला एक पॉइंट हटा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शैल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर शेयर होल्डिंग प्रायर टू देयर अपॉइंटमेंट। ये रिक्वायरमेंट हमने स्टडी किया था। तो रिक्वायरमेंट क्या था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ना अपना शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट से पहले, और फिर जनरल मीटिंग में वो इन्फॉर्मेशन मेंबर्स को दिया जाएगा। अब जनरल मीटिंग में वो इन्फॉर्मेशन मेंबर्स को दिया जाएगा, वो तो आज भी है, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना शेयर होल्डिंग प्रायर टू देयर अपॉइंटमेंट। ये रिक्वायरमेंट हट गया। प्रैक्टिकली ये रिक्वायरमेंट क्यों हटा है,
क्योंकि यार ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स रजिस्टर है वहां से तो उनका शेयर होल्डिंग पता चल ही जाएगा ना। तो जो शेयर होल्डर रजिस्टर से ऑलरेडी उनका पता चल जाएगा शेयर होल्डिंग, सो इन दैट सिचुएशन देयर इज नो नीड टू टेक ए सेपरेट डिस्क्लोजर फ्रॉम देम। सो इसलिए पॉइंट हटा दिया, सिंपल सा चीज है। क्लियर है? अब देखना आगे डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता देता हूं हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटी? पहले वो चीज नोट डाउन कर लो, अपने लिए इजी रहेगा। तो देखना प्रोविजंस जब कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं ना, काफी सारे प्रोविजंस जो इस चैप्टर में कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप एप्लीकेबल होते हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट कंपनी में हमने देखा, कॉरम का रिक्वायरमेंट में भी हमने देखा, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट कंपनी के अंदर भी है, आरएमसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर भी है। इनफैक्ट अभी हम देखेंगे, पहले टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज था, टॉप 1000 हो गया कि जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है बेस्ड ऑन मार्केट कैप, उनके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाने का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। पहले 500 था, 1000 हो गया। उसके अलावा एक नया रिक्वायरमेंट आ गया है हाई वैल्यू डेप्थ बेस्ड रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि इसके ऊपर भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो सकते हैं बेस्ड ऑन दिस वेरी क्राइटेरिया, हाई वैल्यू डेप्थ बेस्ड रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है हाई वैल्यू डेप्थ बेस्ड रिक्वायरमेंट? Entities having non-convertible debentures greater than equal to 500 CR as on 31st March of the preceding financial year are called high value debt based listed companies। जिन भी एंटिटीज का जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, नॉन कन्वर्टेबल ग्रेटर देन इक्वल टू 500 CR, इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो आगे डेप्थ कम हो जाएगा, बट इक्विटी में कन्वर्ट भी नहीं हो रहे और डेप्थ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 500 CR एज ऑन 31st मार्च, तो उन एंटिटीज को हम लोग बोलेंगे हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज। ठीक है, और यहां पे एक चीज और क्लैरिफाई किया गया है कि ऐसी जो भी एंटिटीज है ना जिनके ऊपर या तो मार्केट कैप के ऊपर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है या हाई वैल्यू डेप्थ बेस्ड रिक्वायरमेंट के ऊपर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, एक बार ये कॉन्सेप्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल हो गया ना बेस्ड ऑन दिस वेरी क्राइटेरिया, देन वंस एप्लीकेबल दिस प्रोविजंस आर फॉरएवर एप्लीकेबल। एक बार एप्लीकेबल हो गया तो सर जिंदगी भर एप्लीकेबल रहेगा, एक बार एप्लीकेबल हो गया तो जिंदगी भर एप्लीकेबल रहेगा। मतलब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एज ऑन टुडे द रिक्वायरमेंट इज दैट कि जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कंस्टिट्यूट करना है। पहले 500 तक 1000 हो गया, अब एक बार वो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के कैटेगरी में आ गया बेस्ड ऑन मार्केट कैप, और एक बार रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो गया, तो भैया उसके बाद भले ही आप टॉप 1000 कंपनीज के क्राइटेरिया से बाहर निकल जाएं, आपकी गिनती 10,000 में भी ना आए, फिर भी आरएमसी का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हमेशा रहेगा। वंस एप्लीकेबल फॉरएवर एप्लीकेबल। सिमिलरली जो हाई वैल्यू डेप्थ बेस्ड रिक्वायरमेंट वाली कंपनीज होंगी उनके ऊपर भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है और एक बार एप्लीकेबल हो गया तो वंस एप्लीकेबल फॉरएवर एप्लीकेबल। ठीक है, तो बेस्ड ऑन मार्केट कैप एंड बेस्ड ऑन हाई वैल्यू डेप्थ रिक्वायरमेंट। अभी नोट डाउन मत करो, लास्ट में दूंगा आपको नोट डाउन करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट खाली समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ओके, नाउ अब देखना जहां हमने देखा ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट, वहां एक पॉइंट और नोट डाउन कर लो, अलग से नोट डाउन कर लो। टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज, चाहे वो मार्केट कैप के हिसाब से या फिर हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटी, तो जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज है मार्केट कैप के हिसाब से, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज मार्केट कैप के हिसाब से, प्लस हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज। हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज क्या होती है हमने डिस्कस किया। दे शैल अंडरटेक डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस, D&O इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर सच सम एश्योर्ड एंड फॉर सच रिस्क एज डिटरमाइंड बाय द BOD। सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, बोला यार कि जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज हैं बाय मार्केट कैप या जो हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज हैं, वहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ना बहुत क्रुशियल रोल होने वाला है। क्या होने वाला है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का बहुत क्रुशियल रोल होने वाला है। सो उनके लिए ना हम लोग एक इंश्योरेंस लेना है, D&O इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस। उनको एक सुरक्षा प्रोवाइड करनी है फॉर सच सम एश्योर्ड एंड सच रिस्क एज मे बी डिटरमाइंड बाय BOD। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करके देना है, D&O इंश्योरेंस, राइट। और कौन सी कंपनीज में रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है? टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैप प्लस 500 प्लस हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज, इनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है टू अंडरटेक D&O इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर सच रिस्क एज मे बी डिटरमाइंड बाय द BOD। तो ये आप साथ साथ नोट डाउन कर लो, यू कैन जस्ट पोज एंड नोट इट डाउन। अब देखना डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन करके एक नया हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है, रेगुलेशन 30, 1, 5 एंड 8, 30 सब रेगुलेशन 1, 5 एंड 8। तो यहां कुछ डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट, आप एक बार इसको भी रीड कर लोगे, ये पहले नहीं था, इतना काम का नहीं है, बट एक बार सिर्फ रीड कर लोगे। उसके बाद देखना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी का जो रेगुलेशन था, रेगुलेशन 24, इसके अंदर जो हमने पॉइंट देखा था कि मेटल सब्सिडरी का डेफिनेशन देखा था कि एक ऐसी सब्सिडरी जिसका जो टोटल
जो टोटल वो वैल्यू कंस्टिट्यूट कर रहा है, जो टोटल इनकम जनरेट कर रहा है या जो टोटल नेटवर्थ कंस्टिट्यूट कर रहा है, वो 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ को एक्सीड कर रहा है, उसको क्या कहते हैं अपन? मैटेरियल सब्सिडरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं सर? मैटेरियल सब्सिडरी कहते हैं, है ना? तो दैट इज समथिंग वी डिस्कस्ड। फॉर द पर्पज ऑफ दिस लॉस 20% था। अब उसके बाद हमने देखा था कि एक लिस्टेड एंटिटी कभी भी अपने मेटल सब्सिडरी का शेयर डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, दैट इज रिजल्टिंग टू लेस देन 50% ऑफ द कंट्रोल। कि अगर एक लिस्टेड एंटिटी अपने मेटल सब्सिडरी का शेयर डिस्पोज ऑफ कर रहा है जिसकी वजह से कंट्रोल लेस देन 50% हो रहा है, तो पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पता था ना? वो लेस देन 50% अब बन गया है लेस देन इक्वल टू 50%, लेस देन 50% बन गया है लेस देन इक्वल टू 50%, राइट? लेस देन इक्वल टू 50%, इट हैज बिकम लेस देन इक्वल टू 50%, 50% या उससे कम। तो 50% में भी अगर रिडक्शन हो गया तब भी एसआर पास करना पड़ेगा, एग्जैक्ट 50% में भी रिडक्शन हो गया तब भी एसआर पास करना पड़ेगा, पहले लेस देन 50% था। तो छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, बट एग्जाम में इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखना रेगुलेशन 36 जो इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स करके था, कि जब भी नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा या डायरेक्टर्स का रीअपॉइंटमेंट होगा तो 6 इन्फॉर्मेशन देना है मेंबर्स को, 5 इन्फॉर्मेशन। वो अभी भी है। एक नया पॉइंट यहां पे ऐड किया है इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स में। क्या ऐड किया है? द लिस्टेड एंटिटी शैल सेंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फुल एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स हु हैव रजिस्टर्ड देयर ईमेल एड्रेस और हार्ड कॉपीज ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 136 और रूल्स मेड देयर अंडर, एंड वेयर द ईमेल आईडी हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द एजीएम। तो यार सेक्शन 136 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है कि जो पूरा एनुअल रिपोर्ट का सॉफ्ट कॉपी होता है वो सारे शेयर होल्डर्स को भेजना पड़ता है उनके मेल आईडी में। और अगर वहां पे मान लीजिए कि भाई जो मेल आईडी है वो अवेलेबल नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में से पॉसिबल नहीं है, तो फिजिकली भेजना पड़ेगा नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द एजीएम। तो वही 136 का रिक्वायरमेंट यहां पे भी डाल दिया है, दैट्स इट। वही 136 का रिक्वायरमेंट यहां पे भी डाल दिया है कि फुल एनुअल रिपोर्ट का सॉफ्ट कॉपी जिन्होंने अपना मेल आईडी रजिस्टर्ड कर रखा है या फिर हार्ड कॉपीज ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 136 वो भेजना पड़ेगा ईमेल के अंदर, और ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है फिजिकली भेज दीजिए 21 डेज बिफोर द एजीएम। सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद देखना रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर 2-3 पॉइंट ऐड हुआ है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर। एक तो ना 500,000 बन गया, तो प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज एज ऑन टुडे डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो वो 500,000 बन गया, प्लस वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल, ये लाइन में लिख लो यहाँ पे, वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल। उसके बाद जो था द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ईयर, अब इसको कर दिया ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार मिलना पड़ेगा। तो वंस इन ईयर को कर दिया ट्वाइस इन ईयर की रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को अब साल में 2 बार मिलना पड़ेगा। एंड नॉट मोर देन 180 डेज शुड इलैप्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स। 2 मीटिंग के बीच 180 डेज से ज्यादा का गैप भी नहीं होना चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग के बीच 180 डेज से ज्यादा का गैप भी नहीं होना चाहिए। तो पहले आरएमसी को साल में 1 बार मिलना था, अब 2 बार मिलना होगा, और 2 मीटिंग के बीच 180 डेज से ज्यादा का गैप भी नहीं होना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है, साथ साथ नोट डाउन कर लोगे। तो 500,000 बन गया, वंस ट्वाइस बन गया। और अब एक कॉरम की रिक्वायरमेंट भी साथ में ऐड कर लो। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के केस में कॉरम का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? 2 members or 1/3 of members whichever is higher, 2 members or 1/3 of members whichever is higher, and at least 1 member of the BOD must be in attendance. 2 members or 1/3 of members whichever is higher, and at least 1 member of the BOD must be in attendance. तो ये तो याद करने का ही पॉइंट है, मेनली इंपॉर्टेंट तो यही है। 500,000 बन गया और वंस ट्वाइस बन गया, और 2 मीटिंग के बीच 180 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। साथ साथ नोट डाउन कर लोगे इस चीज को, ठीक है? साथ साथ नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद देखना जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वाला पार्ट है रेगुलेशन 23, उसमें 1 पॉइंट ऐड कर दीजिए। 2 पॉइंट दिया हुआ था, वहां पे 1 पॉइंट ऐड कर दीजिए। सिंपल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन of its stand-alone and consolidated financial results for half year, disclosures of related party transaction on consolidated basis. तो जब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स पब्लिश हो जाएगा, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पब्लिश हो जाएगा, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स जब पब्लिश हो जाएगा, एंड जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश हो जाएगा फॉर हाफ ईयर, सो इन दैट सिचुएशन क्या करना है? लिस्टेड एंटिटी को 30 डेज के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में भी डिस्क्लोजर देने हैं ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। तो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक नया रिक्वायरमेंट ऐड कर दिया है दैट लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर हाफ ईयर डिस्क्लोजर्स ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। तो अगेन एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है इन पार्टिकुलर, नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15 डेज 21 डेज हो गया, ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया कि यहां पे 15 डेज 21 डेज हो गया।
उसके बाद प्रोविजंस एप्लीकेबल टू कंपनीज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप या फिर हाई वैल्यू डेप्थ रिक्वायरमेंट्स। तो ऑन बेसिस ऑफ मार्केट कैप हो या हाई वैल्यू डेप्थ रिक्वायरमेंट हो, वंस एप्लीकेबल द प्रोविजंस आर फॉर एवर एप्लीकेबल। अब ये लास्ट एडिशन, जो लिस्टेड एंटिटीज हैं और जो उनके मेटल अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं, उनके ऊपर ना सेक्रेटरल ऑडिट का भी रिक्वायरमेंट है कि उनको सेक्रेटरल ऑडिट कंडक्ट कराना होता है और एक सेक्रेटरल कंप्लायंस भी कराना होता है। एक होता है सेक्रेटरल ऑडिट, जहां पे कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस क्या करता है, ओवरऑल सारे लॉज रेगुलेशन का कंप्लायंस चेक करता है और रिपोर्टिंग करता है। एक होता है सेक्रेटरल कंप्लायंस रिपोर्ट, वहां पे भी सीएससी करता है, बट बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, सिर्फ सेबी एक्ट का कंप्लायंस चेक करता है। क्या करता है, सिर्फ सेबी एक्ट का कंप्लायंस चेक करता है और वो रिपोर्ट आगे स्टॉक एक्सचेंजेस को जाता है। तो दो रिक्वायरमेंट होता है। तो पहला सेक्रेटरियल ऑडिट, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी एंड इट्स मेटल सब्सिडरी टू अंडरटेक सेक्रेटरल ऑडिट, सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट में भी देखते हैं, प्लस एनेक्स सेक्रेटरल ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय सीएस इन प्रैक्टिस विद एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। तो अगेन एक रिक्वायरमेंट है, ऑडिट का रिक्वायरमेंट है कि इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी प्लस देयर मेटल अनलिस्टेड सब्सिडीज टू अंडरटेक सेक्रेटरियल ऑडिट प्लस एनेक्स सेक्रेटरल ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय सीएस इन प्रैक्टिस विद एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। तो यू कैन रीड इट विद सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट। और दूसरा रिक्वायरमेंट है सेक्टरल कंप्लायंस रिपोर्ट। तो ये रिक्वायरमेंट बेसिकली सेक्टरल ऑडिट से छोटा होता है, यहां सिर्फ सेबी एक्ट का कंप्लायंस देखा जाता है। This is again mandatory for listed entities to submit their report to stock exchanges. To submit this report मतलब to submit the secretarial compliance report to stock exchanges within 60 days from the end of each financial year. तो 60 days के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, आगे रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। It is mandatory for listed entities to submit this report to stock exchanges within 60 days from the end of each financial year. तो ये एक दो रिक्वायरमेंट है। एक लास्ट में आपको छोटा सा होमवर्क दूंगा, एक टाइमलाइन का चार्ट बना दो। जैसे दो जगह आपने 15 डेज देखा, सॉरी दो जगह आपने 21 डेज देखा, एक जगह आपने 45 डेज देखा, एक जगह आपने 24 आवर्स देखा, वो जो इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज वाला पार्ट था, रेजिग्नेशन वाला। एक जगह भी आपने यहां पे 60 डेज देखा, एक जगह आपने 30 डेज देखा, वो जो रिलेटेड पार्टीज वाला पॉइंट था। तो जहां भी नंबर ऑफ डेज आ रहा है ना, 21 डेज, 45 डेज, 24 आवर्स, 60 डेज, 30 डेज, तो एक टाइमलाइन बना लो। 21 डेज बाजू में, 21 डेज में क्या सबमिट करना है, किसको सबमिट करना है, 45 डेज क्या किसको, 24 आवर्स क्या किसको, 60 डेज क्या किसको, 30 डेज क्या किसको, ताकि पूरा चैप्टर जब क्लास में रिवाइज करोगे तो ये टाइमलाइन एक बार अलग से देख लोगे, तो इससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। मैं चाहूं तो रेडीमेड खिचड़ी पका के भी दे सकता हूं आपको, पीयर रिव्यू के चैप्टर में किया भी है मैंने ऐसा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार थोड़ा सा दोबारा से जाओ, विजिट करो, खुद दिमाग लगाओ, खुद रीड करो, फिर यहाँ पे नोट डाउन करो, ताकि आपको चीजें याद भी हो जाए। तो दिस आर सम ऑफ द एडिशंस दैट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस वेरी चैप्टर। अब एक बार सारी चीजों का स्क्रीन में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, अगर आपने कुछ नोट डाउन नहीं किया है तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन।
सो पीयर रिव्यू का बेसिक समझ लिया हम लोगों ने. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पीयर रिव्यू, दैट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पीयर रिव्यू. कि पीयर रिव्यू जो है वो कौन से प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के लिए मैंडेटरी है, कौन से प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के लिए मैंडेटरी है. ठीक है. तो देखना है यहां पे ये जो टॉपिक है ना, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पीयर रिव्यू, दिस हैज रिसेंटली बीन रिवाइज्ड फॉर May 22 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स. रिसेंटली बीन रिवाइज्ड. वो भी जो लेटेस्ट आईसीए का स्टडी मैट है ना, उसके अंदर चेंजेस आया है इस टॉपिक के अंदर. सो अब यहां पे इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर एक दिक्कत आ सकती है आपको, कि आप बोल सकते हो कि सर मुझे जो बुक मिला उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो थोड़ा सा डिफर कर रहा है फ्रॉम व्हाट यू आर टीचिंग इन दिस पार्टिकुलर वीडियो. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी. क्योंकि देखो यार, अब ये जो चेंज है आईसीएस स्टडी मैट में रिसेंटली आया है, तो अब ये जो चेंज है आईसीएस स्टडी मैट में रिसेंटली आया है, तो प्रैक्टिकली हो सकता है आपने जो बुक्स मिली हो उसके अंदर तो वो पुराना वाला कंटेंट ही हो, उसमें वो चेंजेस इंक्लूडेड ना हो. क्योंकि बुक्स को अपडेट करके बार बार प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता. ऑलरेडी मान लीजिए हमने 50 बुक्स निकाल ली हैं, 100 बुक्स निकाल ली हैं, तो भाई उसके अंदर तो वो फटाफट चेंज हो गई, फॉर दैट पार्टिकुलर टॉपिक वो आप तक पहुंच नहीं सकता. जो बुक्स आपको ऑलरेडी मिल चुकी है उसमें ऑलरेडी वो पुराना कंटेंट है. लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा आईसीएस स्टडी मैट में नया कंटेंट आया है, तो उसके बाद मैं उसका वीडियो नया रिकॉर्ड कर सकता हूं आपके लिए, और अकॉर्डिंगली वीडियो नया रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करके आपके ऐप में रिप्लेस करवा सकता हूं, कि आप जब क्लासेस देखेंगे तो आपको ये नया वीडियो दिखाई देगा. दैट इज अ पॉसिबिलिटी फ्रॉम माई एंड, राइट. सो दैट इज वाई आपको यहां पे चेंजेस दिख सकता है. नॉर्मली क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर, क्या प्रैक्टिसेस चलती हैं इंडस्ट्री के अंदर, ये प्रैक्टिसेस चलता है कि यार ठीक है, आपको वीडियो भी पुराना मिलता, बुक भी पुराना मिलता, अलग से आपको अमेंडमेंट वीडियो के फॉर्म में वो कंटेंट मिल जाता. मैं क्या करता हूं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वीडियो मेरे हाथ में है तो वीडियो में नया रिकॉर्ड करके दे देता हूं हाथों हाथ. आई एम प्रोवाइडिंग यू द न्यू वीडियो, कि आप ये नया वीडियो देख लो. नोट्स का क्या है कि ठीक है, नोट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, थोड़ा बहुत आप नोट डाउन कर लेना, थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लेना, अलग से 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, और अगेन उन पेजेस को अपने बुक के साथ अटैच कर लेना. सो एटलीस्ट वीडियो तो आपको नया मिल रहा है, राइट. तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग इट सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट वीडियो, मैं कंटेंट नया रिकॉर्ड करके दे रहा हूं आपको. बट हो सकता है कि नोट्स के कंपैरिजन में चेंजेस हो, नोट्स में आपके पास पुराना कंटेंट गया हो, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो अब देखना यहां पे सिंपल सा टॉपिक है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पीयर रिव्यू. हमारा जो फ्लो ऑफ चैप्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पीयर रिव्यू, द एप्लीकेबिलिटी फॉर पीयर रिव्यू, एंड उसके बाद आप डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, लाइक द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट. पीयर रिव्यूअर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होता है, पीयर रिव्यू बोर्ड क्या होता है, उसके बाद पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है, और उसके बाद जो सेंट्री पार्ट्स हैं चैप्टर्स के. दिस इज द फ्लो दैट इज वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद. तो अब देखिएगा, सिंपल सा टॉपिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पीयर रिव्यू. अगेन कौन से प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के लिए पीयर रिव्यू मैंडेटरी है. तो यहां पे ना प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, लेवल 1 प्रैक्टिसिंग यूनिट्स, लेवल 2 प्रैक्टिसिंग यूनिट्स. लेवल 1 यानी वो प्रैक्टिसिंग यूनिट्स जिनके पास टॉप नॉच क्लाइंट्स हैं. टॉप नॉच क्लाइंट्स मतलब समझ सकते हो ना, बड़े बड़े ऑडिट्स हैं भाई, बड़े बड़े ऑडिट्स हैं. और लेवल 2, तो जो लेवल 1 में नहीं आएगा वो लेवल 2 में जाएगा. सिर्फ दो ही बाइफर्केशन है. एक लेवल 1 प्रैक्टिसिंग यूनिट्स जिनके पास एकदम टॉप मोस्ट क्लाइंट्स हैं, मतलब स्टैट ऑडिट है तो एकदम बड़ी बड़ी एंटिटीज का है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह का है, इंश्योरेंस कंपनीज का है, ऐसी कंपनियों का है जिनका नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, सेंट्रल स्टैट ऑडिट्स हैं. तो ये सारे L1 कैटेगरी में आ गया. ऑल दोज प्रैक्टिसिंग यूनिट्स, दोज आर हैविंग दोज बिग स्टैट ऑडिट्स, राइट. और बाकी जितने भी पीयूज हैं जो L1 कैटेगरी में नहीं आएंगे वो अपने आप L2 कैटेगरी में चले जाएंगे. अब बोला गया है कि अगर एक प्रैक्टिसिंग यूनिट L1 कैटेगरी में आएगा तो रिव्यू का फ्रीक्वेंसी ऐसा होगा कि 3 साल में एक बार रिव्यू होगा, और अगर एक प्रैक्टिसिंग यूनिट L2 कैटेगरी में आएगा तो रिव्यू 4 साल में एक बार होगा. तो अगर एक प्रैक्टिसिंग यूनिट L1 कैटेगरी में आएगा रिव्यू 3 साल में एक बार होगा, और अगर एक प्रैक्टिसिंग यूनिट L2 कैटेगरी में आएगा तो रिव्यू 4 साल में एक बार होगा, राइट. तो अपने को स्टडी क्या करना है कि L1 कैटेगरी में कौन कौन से एंटिटीज आते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी, कि L1 कैटेगरी में कौन कौन से एंटिटीज आते हैं. तो अल्टीमेटली ये लिस्ट आपको याद करनी है, मेमोराइज करनी है, रट्टाफाई करना है. बट एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज में आ सकता है, केस स्टडीज में भी आपको देखने को मिल सकता है. तो every peer review including its branches based on their category as determined below will be subject to peer review in accordance with this statement. तो statement on peer review के अंदर guidelines दिया हुआ है, applicability requirement for peer review, that is level 1.
A practicing unit which has undertaken any of the under mentioned assurance services in the period under review shall be treated as a L1 entity. तो रिव्यूअर क्या देखेगा कि भैया जो पीरियड अंडर रिव्यू है, जो पीरियड अंडर रिव्यू है, ये देखा जाएगा कि जो भी पीरियड अंडर रिव्यू है, उस रिव्यू के पीरियड के दौरान अगर किसी भी प्रैक्टिसिंग यूनिट ने ये जो 10 एंटिटीज दिया हुआ है, यहां पे 10 एंटिटीज दिया हुआ है, अगर इनका ऑडिट किया है तो L1 कैटेगरी में फॉल कर जाएगा वो, ठीक है ना। तो रिव्यू के पीरियड के दौरान अगर ये जो 10 कैटेगरीज दी हुई हैं, 10 प्रकार के क्लाइंटेल्स दिए हुए हैं, तो अगर इनका ऑडिट किया गया है रिव्यू के पीरियड के दौरान तो वो L1 कैटेगरी में आ जाएगा। सारे के सारे स्टैट ऑडिट्स हैं, ऑल द स्टैट ऑडिट्स। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट ऑफ एनी बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज। तो किसकी बात हो रही है सर? स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट्स की बात हो रही है, किसी भी बैंक का या इंश्योरेंस कंपनीज का। तो जिन भी पीयूष के पास बैंक का ऑडिट है, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट है, जिन भी पीयूष के पास बैंक का ऑडिट है या इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट है, एंड बेसिकली उनके पास स्टैट्यूटरी ऑडिट है, वो भी मतलब सेंट्रल ऑडिट है, मेन ऑडिट है ना, मेन ऑडिट है, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट है बैंक या इंश्योरेंस कंपनी का, तो वो पीयू L1 कैटेगरी में आ जाएगा। बाकी जो बैंक्स हैं, बाकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, नॉट द सेंट्रल स्टेट ऑडिट, नॉर्मल वे में है, तो वो सारा L2 कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहां पे L1 कैटेगरी, सेंट्रल स्टेट ऑडिट ऑफ एनी बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट ऑफ एनी बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज। उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स and central cooperative societies having turnover exceeding rupees 250 crore or net worth exceeding 5 crore। तो अगेन बोला गया है स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो यहां पे पीएसयूज की बात हो रही है, पीएसयूज की बात हो रही है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो रही है। पीएसयूज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज वी आर टॉकिंग अबाउट। अब अगर पीएसयूज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, अब यहां पे भी अपने पास स्टैट्यूटरी ऑडिट है of central या state PSUs and central cooperative societies, statutory audit of central या state PSUs and central cooperative societies, जिसका टर्नओवर, अब इसके अंदर भी टर्नओवर क्राइटेरिया दिया गया है, having turnover exceeding 250 CR, exceeding 250 CR मतलब more than 250 CR, it is greater than 250 CR, all net worth exceeding 5 CR, या फिर नेट वर्थ क्या कर रहा है, 5 CR एक्सीड कर रहा है। तो यहां पे भी अगेन वो जो एंटिटी है वो L1 कैटेगरी में आएगा, वो जो पीयू है L1 कैटेगरी में आएगा। तो अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास स्टैट्यूटरी ऑडिट है किसका, ऑफ सेंट्रल और स्टेट पीएसयूज एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है या फिर नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है, तो अगेन वो पीयू L1 कैटेगरी में आएगा। पहले यहां पे ना आप देखोगे, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो यहां पे आप देखोगे प्रिस्क्राइब नहीं था लिमिट, अब प्रिस्क्राइब कर दिया इन्होंने, हैविंग टर्नओवर मोर देन 250 CR और नेटवर्थ मोर देन 5 CR। अब कंफ्यूज मत होना, सर टर्नओवर के लिए 250 CR था, नेटवर्थ के लिए 5 CR था, एग्जाम में हम कहीं नेटवर्थ 250 CR टर्नओवर 5 CR ना लिख के आ जाए। अरे भैया दिमाग लगाना, अगर तुमको इतना भी याद है कि यार 250 करोड़ और 5 CR था, तो एनीवेज टर्नओवर इज गोइंग टू बी हायर, टर्नओवर ही होगा 250 करोड़, इतना तो लॉजिक लगा लेना। तीसरा, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स, ये पॉइंट तो पहले भी था, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स। तो अगर एएमसीज का ऑडिट है या म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट है किसी पीयू के पास, तो वो L1 कैटेगरी में आएगा। आप समझ सकते हो कि यार वहां पब्लिक का पैसा है, जनरल पब्लिक का पैसा है उन एंटिटीज में लगा हुआ। म्यूचुअल फंड कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इन कंपनीज में जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। तो अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट ऐसी कंपनीज का हो रहा है तो अगेन वो क्लाइंट भी L1 कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटरप्राइजेस हुज इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन इंडिया और अब्रॉड एज डिफाइंड अंडर सेबी लोडर रेगुलेशंस। तो जो भी ऐसी एंटिटीज हैं जिनके शेयर्स या डिबेंचर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एज पर द सेबी रेगुलेशंस, एज पर द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, तो अगेन वो भी हाई रिस्क प्रोफाइल वाली कंपनीज हैं। तो अगेन अगर पीयूष के पास ऐसे एंटिटीज का ऑडिट है, स्टैट ऑडिट ऑफ एंटरप्राइजेस जिनके इक्विटी या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टेड है इंडिया में या अब्रॉड में एज डिफाइंड अंडर सेबी लोडर रेगुलेशंस, तो वो भी L1 कैटेगरी में आएंगे।
तो अभी तक क्या हो गया, पहले बैंक इंश्योरेंस कंपनीज को कवर किया, दूसरे पॉइंट में पीएसयूज कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कवर किया। लेकिन बैंक या इंश्योरेंस कंपनीज में कोई थ्रेशोल्ड नहीं था, लेकिन पीएसयूज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज में थ्रेशोल्ड था, टर्नओवर एक्सीडिंग 250 सीआर या फिर नेटवर्थ एक्सीडिंग 5 सीआर। देन एएमसीज को कवर किया, म्यूचुअल फंड्स को कवर किया, अगेन नो थ्रेशोल्ड। उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट्स ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट विच आर कवर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। तो अगेन जो भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के अंदर जो चीजें भी आती है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के अंदर इंक्लूडिंग ऑल द ट्रस्ट, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह में हम लोग देखते हैं। तो अगर एक प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास बॉडी कॉर्पोरेट्स का ऑडिट है इंक्लूडिंग ट्रस्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में आता है, तो वो पीयूबी L1 कैटेगरी में है। तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज बेसिकली हो ही क्या गया, वो एंटिटीज जिसका पब्लिक रेलिवेंस है बहुत ज्यादा, राइट, इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रस्ट। तो अगेन वो एंटिटी भी L1 कैटेगरी में आ जाएगा। तो अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, पहला बैंक इंश्योरेंस कंपनीज का सेंट्रल स्टेट ऑडिट, दूसरा सेंट्रल या स्टेट ऑडिट, स्टेट पीएसयूज का ऑडिट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट। बट यहां थ्रेशोल्ड का क्राइटेरिया ऐड कर दिया, टर्नओवर मोर देन 250 सीआर या नेटवर्थ मोर देन 5 सीआर। तीसरा एएमसीज का ऑडिट, म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट। चौथा लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट। पांचवा बॉडी कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग ट्रस्ट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में आता है। तो अभी तक थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया आपने सिर्फ कहां देखा, सिर्फ पीएसयूज के केस में देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में देखा। अब एक और थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया आने वाला है, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स ऑफ एंटिटीज जिसने फंडिंग रेज करी है पब्लिक से और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय वे ऑफ डोनेशंस कॉन्ट्रीब्यूशंस ओवर 50 सीआर रुपीज। तो हो सकता है एक एंटिटी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के डेफिनेशन में ना आता हो सकता है एक एंटिटी के शेयर्स जो है वो लिस्टेड ना हो मार्केट के अंदर, यू नो, एज पर द सेबी लोडर रेगुलेशंस, यानी ऊपर लिखे गए कैटेगरीज में कंपनी कवर नहीं हो रही, बट उस कंपनी ने फंडिंग रेज करा है, पब्लिक से फंडिंग रेज करा है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग रेज करा है बाय वे ऑफ डोनेशंस कॉन्ट्रीब्यूशंस ओवर 50 सीआर रुपीज, 50 करोड़ से ज्यादा। तो एक ऐसी एंटिटी का ऑडिट अगर पीयू कर रहा है तब भी वो पीयू L1 कैटेगरी में आएगा, उसका भी बकायदा रिव्यू होना चाहिए, बिकॉज अगेन यहां पे रिस्क इन्वॉल्व है, बिकॉज फंड्स रेज किए हैं पब्लिक से या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और जहां फंड रेजिंग है वहां पैसे डूबने के चांसेस हैं, पब्लिक का पैसा है। उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज हैविंग नेटवर्थ मोर देन 100 सीआर और टर्नओवर मोर देन 250 सीआर और अबव। तो कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका नेटवर्थ 100 सीआर से ज्यादा है या टर्नओवर 250 सीआर से ज्यादा है, वो अगेन उसका ऑडिट पीयू के पास है, स्टैट ऑडिट, तब भी वो L1 कैटेगरी में आएगा। तो बड़ा सिंपल सा चीज है यार, पहले तो स्पेसिफाई कर दिया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बैंक या इंश्योरेंस कंपनीज के स्टेट सेंट्रल ऑडिट की बात कर रहे हैं, पीएसयूज की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहे हैं जिनका टर्नओवर 250 सीआर से ज्यादा है या नेटवर्थ 5 सीआर से ज्यादा है, एएमसीज की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, लिस्टेड एंटिटीज की बात कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की बात कर रहे हैं। अब बोला कोई बात नहीं, उन स्पेसिफिक कैटेगरीज में फॉल नहीं कर रही कोई कंपनी, मगर फंडिंग रेज कर रहा है 50 करोड़ से ज्यादा या फिर नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, तो वैसी एंटिटीज को भी कवर कर लेंगे हम, वैसी एंटिटीज को भी कवर कर लेंगे, अगर पीयूष के पास वैसी एंटिटीज का ऑडिट है उनको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज व्हिच हैज बीन फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ ओवर 50 सीआर रुपीज। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं भैया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मेहरबान है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मेहरबान है? तो ऐसी कंपनीज है जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मेहरबान है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मेहरबान है, भली ऊपर वाली कैटेगरीज में वो कंपनी फॉल ना कर रही हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी मेहरबान है या स्टेट गवर्नमेंट इतनी मेहरबान है कि अपने स्कीम्स के तहत 50 करोड़ से ज्यादा कंपनी को फंडिंग दिया है, तो उन कंपनीज का तो ऑब्लिगेशन होता है ना कि सीजी ने जिस भी पर्पस के लिए फंडिंग दी है अकॉर्डिंगली वो उसी पर्पस के लिए उस पैसे को यूटिलाइज करे। तो वहां भी अगर पीयूष के पास वैसी एंटिटीज का ऑडिट है तो उसका रिव्यू भी मैंडेटरी है। उसके बाद अगले पॉइंट में आता है ऑन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोला कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी है जिसका डिपॉजिट 100 सीआर से भी ज्यादा है, जिसके पास डिपॉजिट है 100 सीआर या उससे भी ज्यादा, तो वो एनबीएफसी एकदम टॉप लेवल कैटेगरी में आता है। मतलब हर एक एनबीएफसी को कवर नहीं किया, बिकॉज एनबीएफसी की बात करें तो स्मॉल एनबीएफसी भी होते हैं, बिगर एनबीएफसी भी होते हैं, तो हमने छोटे एनबीएफसी को कवर नहीं किया। छोटे एनबीएफसी चले जाएंगे L2 कैटेगरी में। ऐसे एनबीएफसी जिनका डिपॉजिट 100 सीआर या उससे भी ज्यादा है, तो अगर किसी पीयू के पास एक ऐसे एनबीएफसी का ऑडिट है, स्टेट ऑडिट है, जिसका डिपॉजिट 100 सीआर या उससे ज्यादा है, तो अगेन वो आ जाएंगे L1 कैटेगरी में। L1 कैटेगरी में आप पहले के पॉइंट्स देखोगे ना, आपके पास पहला बुक है तो उसमें बोला गया था स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एनबीएफसी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब प्रिस्क्राइब नहीं किया था, प्रिस्क्राइब कर दिया कि स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ दोज एनबीएफसी हैविंग डिपॉजिट ऑफ 100 सीआर और अबव।
उसके बाद आप देखोगे जब आपके पास पुरानी बुक है उसमें आखिरी का 3 पॉइंट आपको जो दिखाई देगा, उसमें 13 पॉइंट है 10 पॉइंट की जगह, जो आखिरी का 3 पॉइंट दिखाई देगा उसको हटा दिया है, वो आखिरी का 3 पॉइंट अब नहीं है, उसकी जगह ये 1 पॉइंट डाल दिया है। स्टैच्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एज। जिनके पास नया बुक है उनको तो टेंशन ही नहीं लेना कि पहले क्या था, आपको तो इसी से मतलब है खाली। स्टैच्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द इंड एज। तो बोला जो भी ऐसी एंटिटीज है जिनके ऊपर इंड एज की एप्लीकेबिलिटी है, जिनको इंड एज के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बनाने हैं, तो अगर एक प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास स्टैट ऑडिट है उन एंटिटीज का जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंड एज के हिसाब से बना रहा है, वो भी L1 कैटेगरी में आएगा। तब कीवर्ड्स याद रखो भाई, कीवर्ड्स याद रखो। आप इनफैक्ट ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दो L1 कैटेगरी को, एक थ्रेशोल्ड, दूसरा विदाउट थ्रेशोल्ड। तो विदाउट थ्रेशोल्ड वाले पॉइंट्स कौन से हो गए? बैंक इंश्योरेंस कंपनीज का सेंट्रल स्टेट ऑडिट, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट, तीसरा लिस्टेड एंटिटीज, चौथा पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, उसके बाद इंड एज, उसके बाद इंड एज, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एज। तो अब देखो विदाउट थ्रेशोल्ड ये 5 पॉइंट है ना, बैंक इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, एएमसीज हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, लिस्टेड एंटिटीज हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हो गया, और उसके बाद अपना इंड एज वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया विदाउट थ्रेशोल्ड। अब आते हैं थ्रेशोल्ड वाली चीज में। तो एक एनबीएफसी के लिए थ्रेशोल्ड है डिपॉजिट 100 सीआर, एनबीएफसी के केस में है, दैट इज डिपॉजिट 100 सीआर और अबव, यहां पे 100 सीआर और अबव है। उसके अलावा पीएसयूज के केस में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में थ्रेशोल्ड है टर्नओवर एक्सीडिंग 250 सीआर या नेटवर्थ एक्सीडिंग 5 सीआर। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फंडिंग का थ्रेशोल्ड है। फंडिंग से रिलेटेड 2 पॉइंट है, फंडिंग के 2 पॉइंट है। पहला, ऐसी एंटिटीज जिन्होंने फंड्स रेज करा है पब्लिक से या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बाय वे ऑफ डोनेशंस कंट्रीब्यूशन ओवर 50 सीआर, या दूसरा जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग दी है ऑफ स्कीम्स ओवर 50 सीआर। तो फंडिंग का 2 पॉइंट हो गया। और उसके अलावा इन जनरल हो गया कोई भी एंटिटी जिसका नेटवर्थ 100 सीआर से ज्यादा है या टर्नओवर 250 सीआर से ज्यादा है। तो मैं क्या एडवाइस करूंगा भाई, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 7 आप साथ में स्टडी करो। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 7 आप साथ में स्टडी करो। एक कंपैरेटिव चार्ट बना लो, अब उसमें 2 और 7 साथ में लिख दो। रीजन बिंग, दोनों के अंदर नेटवर्थ टर्नओवर क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहा है, दोनों के अंदर नेटवर्थ टर्नओवर क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर नेटवर्थ 5 सीआर था, टर्नओवर 250 सीआर था, नीचे नेटवर्थ अगेन 100 सीआर है, टर्नओवर 250 सीआर है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 8 साथ में पढ़ो, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 8 साथ में पढ़ो, बिकॉज दोनों फंडिंग से रिलेटेड है और दोनों में 50 सीआर ही है, दोनों फंडिंग से रिलेटेड है, दोनों में 50 सीआर ही है। तो ये 2 साथ में पढ़ो, ठीक है ना। और उसके अलावा लास्ट में एनबीएफसी वाला पॉइंट देख लो, पॉइंट नंबर 9। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड बेस्ड, ये हो गया थ्रेशोल्ड वाले में भी 2 और 7 अपने को साथ में पढ़ना है, 6 और 8 अपने को साथ में पढ़ना है, फिर 9 पढ़ना है, और फिर विदाउट थ्रेशोल्ड वाले। तो इस तरीके से आपका ये होमवर्क है कि आप एक कैटेगराइजेशन करोगे, थ्रेशोल्ड विदाउट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड विदाउट थ्रेशोल्ड। उसके बाद आता है L2 कैटेगरी, ए प्रैक्टिसिंग यूनिट व्हिच हैज अंडरटेकन एनी ऑफ द अंडर मेंशन्ड एश्योरेंस सर्विसेज इन द पीरियड अंडर रिव्यू शैल बी ट्रीटेड एज L2 एंटिटी। तो अब यहां पे आ गया बाकी जो पीएसयूज हो गए, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, इनका स्टैट ऑडिट या नॉट ओनली स्टैट ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, कॉन्करेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट्स, टैक्स ऑडिट, डिपार्टमेंटल रिव्यू, सब कुछ आ गया। स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट्स, कॉन्करेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट्स, टैक्स ऑडिट्स और डिपार्टमेंटल रिव्यूज ऑफ ब्रांचेस ऑब्लिक ऑफिसेज ऑफ पीएसयूज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज। दूसरा स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज दैट इज नॉट कवर्ड इन L1 कैटेगरी, जो L1 कैटेगरी में नहीं है, यानी जिनका डिपॉजिट 100 सीआर से कम है। तीसरा, यूडिन नंबर जनरेटेड बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट्स मोर देन द स्पेसिफाइड नंबर डिटरमाइंड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगेन बोर्ड स्पेसिफाई कर देगा, अगर उससे ज्यादा यूडिन नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर्स पीयूज जनरेट कर रहा है, यानी ऑडिट ज्यादा है, उसके पास सर्टिफिकेशन वगैरह का काम ज्यादा है, तो वो P2 कैटेगरी में आ जाएगा। Any other practicing unit providing assurance or services not covered under 1, 2 और 3 above। तो बाकी जितने भी पीयूज हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं एश्योरेंस सर्विसेज या अदर सर्विसेज जो कि पहले 3 पॉइंट में कवर्ड नहीं है, तो बेसिकली L2 कैटेगरी कुछ नहीं है, मेन तो L1 कैटेगरी में ही पूरी की पूरी मेहनत है आपकी, है ना। नॉर्मली याद रख लेना कि किसी भी पीएसयू का, बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का किसी भी तरीके का ऑडिट होता है, इंटरनल, कॉन्करेंट, सिस्टम, टैक्स, डिपार्टमेंटल, तो जनरली वो L2 कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर सेंट्रल स्टेट ऑडिट है, तो वहां पे वो L1 कैटेगरी में चला जाएगा। पीएसयूज के केस में फिर थ्रेशोल्ड भी देखना पड़ेगा L1 कैटेगरी में। एनबीएफसी डिपॉजिट 100 सीआर से कम तो L2 कैटेगरी, डिपॉजिट 100 सीआर से ज्यादा, 100 सीआर अबव तो L1 कैटेगरी।
देन यूडिन नंबर बेस्ड है, और फिर एनी अदर पीयूज। तो L2 में आप देखो ज्यादा कुछ है नहीं याद करने का, मेन तो L1 में ही है। और L1 में भी अगर आप थ्रेशोल्ड एंड विदाउट थ्रेशोल्ड डिवाइड करके स्टडी करोगे तो आप देखोगे आपके लिए कहानी बहुत आसान हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अगेन दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। स्पेशल केस रिव्यू का भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि बोर्ड ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेक्रेटरी आईसीआई और डायरेक्टरेट डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट और एनी अदर रेगुलेटर कंडक्ट ए स्पेशल रिव्यू ऑफ एनी पीयू। तो किसी भी पीयू का स्पेशल रिव्यू कराना है तो वो भी हो सकता है कभी भी, जरूरी नहीं है कि अपने को ऊपर लिखे गए क्राइटेरिया को फॉलो करना है। पीयर रिव्यू बोर्ड चाहे तो स्पेशल रिव्यू भी कंडक्ट करा सकती है ना, अगर इंटीमेशन आ रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है सेक्रेटरी आईसीआई से या डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट से या मे बी किसी रेगुलेटर से, आरबीआई सेबी से, कि इस फलाने एंटिटी में घपला हुआ है। तो एंटिटी में घपला हुआ है तो भैया हम तो उसके पीयू को देखेंगे, उसका पीयू कौन है, फिर उसका पीयू का रिव्यू कराएंगे, पीयर रिव्यू हो, क्वालिटी रिव्यू हो, सब कुछ होगा। तो अकॉर्डिंगली स्पेशल केस रिव्यू का भी पॉसिबिलिटी है। एंड पीरियोडिसिटी ऑफ रिव्यू हमने देखा L1 कैटेगरी वंस इन 3 years, L2 कैटेगरी वंस इन 4 years, बट शॉर्टर इंटरवल्स में भी हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पीयर रिव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज डू दिस होमवर्क, थ्रेशोल्ड नॉन थ्रेशोल्ड जैसे करोगे आपको एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। रैदर ये चार्ट भी मैंने आपके लिए बना ही दिया है, दैट इज द डिवीजन एंड बाइफर्केशन बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया एंड नो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया। तो आप देखना लेवल 1 पे यूज नो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया, तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, स्टेट ऑडिट ऑफ बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज जो कि सेंट्रल ऑडिट्स हैं, उसके बाद एएमसीज या म्यूचुअल फंड्स दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद वी हैव बॉडी कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग ट्रस्ट कवर्ड अंडर पीआईएल दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, उसके बाद कोई भी ऐसे एंटरप्राइजेस जिनके इक्विटी या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टेड हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर में एज पर द सेबी ऑर्डर, एंड पांचवा एंटिटीज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एएस, है ना। और दूसरा कैटेगराइजेशन हो गया एज पर द थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया। अगेन यहां भी सिर्फ स्टैट ऑडिट्स कवर हो रहे हैं। थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया में हमने 3 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया, टर्नओवर एंड नेटवर्थ क्राइटेरिया। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, 2 एंटिटीज ऐसी हैं जो इस क्राइटेरिया में फॉल करती हैं, उसके बाद फंड्स क्राइटेरिया, 2 एंटिटीज ऐसी हैं जो फंड्स क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, और तीसरा अपना डिपॉजिट क्राइटेरिया। तो डिपॉजिट क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसीज फॉल करता है, एनबीएफसीज जिनका डिपॉजिट ग्रेटर देन इक्वल टू 100 सीआर है, राइट। तो अगर पीयू के पास ऐसे एनबीएफसीज का ऑडिट है देन अगेन दैट कम्स इन द L1 कैटेगरी। फंड्स क्राइटेरिया में 2 पॉइंट है, याद है ना, फंड्स फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका डोनेशंस कॉन्ट्रीब्यूशंस इन एक्सेस ऑफ 50 सीआर है, या फिर एंटिटीज फंडेड बाय सीजी/एसजी स्कीम के तहत उनको जो फंडिंग मिली है वो ग्रेटर देन 50 सीआर है, हर जगह ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। और फाइनली टर्नओवर एंड नेटवर्थ क्राइटेरिया, तो यहां पे क्या है, एंटिटीज जिनका नेटवर्थ ग्रेटर देन 100 सीआर है या टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 250 सीआर है। तो अभी तक आप देख रहे हो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा था, लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द जगह ग्रेटर देन का सिंबल है, जैसे फंड्स वाले दोनों पॉइंट में ग्रेटर देन का सिंबल था। अगेन यहाँ पे टर्नओवर नेटवर्थ क्राइटेरिया में भी हम देखेंगे, तो एंटिटीज के केस में नेटवर्थ में ग्रेटर देन का सिंबल है, टर्नओवर में ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है। तो नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू ₹100 सीआर और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 250 सीआर। या फिर दूसरा पॉइंट जो था, सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट पीएसयूज एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनका नेटवर्थ ग्रेटर देन 5 सीआर है या फिर टर्नओवर ग्रेटर देन 250 सीआर है, ठीक है ना। तो जो लैंग्वेज यूज किया आईसीएस स्टडी मैट में ना, उस हिसाब से नॉर्मल एंटिटीज की बात की जाए तो बोला नेटवर्थ ग्रेटर देन 100 सीआर या फिर टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 सीआर। लेकिन जब सेंट्रल स्टेट पीएसयूज की बात हो रही है, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो रही है, तो वहां पे नेटवर्थ भी इन एक्सेस ऑफ 5 सीआर बोला है एंड टर्नओवर भी इन एक्सेस ऑफ 250 सीआर बोला है। तो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया के बेसिस में भी 3 पॉइंट में डिवाइड हो गया, एंड विदाउट थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया के अंदर 5 पॉइंट आ गए। तो ये चार्ट आप एक बार बना लोगे तो लेवल 1 पीयूज याद करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ड्रॉ दिस चार्ट, है ना, एक बार ये चार्ट ड्रॉ कर लो, एक बार देखकर अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसके बाद वीडियो खत्म मत कर देना नोट डाउन करने के बाद, बिकॉज लास्ट में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन मैंने दिया आपको छोटा सा रिगार्डिंग ए स्मॉल अमेंडमेंट दैट वी आर गोइंग टू सी इन द पीयर रिव्यू प्रोसेस।
अच्छा, एक चीज और दैट आई वांट टू टेल यू। जब हम लोग पीयर रिव्यू प्रोसेस डिस्कस करेंगे ना, तो पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर एक छोटा सा चेंज है, छोटा सा चेंज। तो वीडियो शायद आपको नया नहीं मिलेगा बिकॉज चेंज बहुत माइनर है, कुछ मेजर चेंज है ही नहीं, बट आपको बता के छोड़ रहा हूं मैं, करेक्शन कर लेना। जो आपको प्लानिंग फेज एक दिखाई देगा, प्लानिंग फेज, इसमें पहले पॉइंट में ना आपको 7 डेज करके दिखाई दे रहा है, 7 डेज करके दिखाई दे रहा है, तो वो 7 डेज 2 डेज बन गया। आपको 7 डेज करके अपने बुक में दिखाई दे रहा होगा, ये 7 डेज अब 2 डेज बन गया है। और दूसरे पॉइंट में ना 15 डेज करके दिखाई दे रहा होगा, ये 15 डेज अब 7 डेज बन गया। ठीक है, तो प्लानिंग फेज में पहले पॉइंट में 7 डेज दिखाई दे रहा होगा, वो 2 डेज बन गया है। 15 डेज दिखाई दे रहा होगा, वो 7 डेज बन गया है। जिनको 2 डेज 7 डेज ही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। एग्जीक्यूशन फेज में ना 7 to 15 डेज करके दिखाई दे रहा होगा, 7 to 15 डेज। अब वो सिर्फ 7 डेज ही रह गया यहाँ पे, ओनली 7 डेज। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस में ना खाली कितना सा चेंज है, तो नोट डाउन करके रख लो। तो आप क्लास जब देखोगे तो दैट मच यू कैन डू द करेक्शन। प्रोसेस सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम। खाली यहाँ पे 7 डेज 2 डेज बन गया, 15 डेज 7 डेज बन गया, तो इतना करेक्शन आप कर लेना। आप देखना पूरे पीयर रिव्यू के चैप्टर के अंदर काफी सारा टाइम जोन्स है, राइट। डिफरेंट प्लेसेस वी हैव डिफरेंट टाइम जोन्स। कि जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है, प्रैक्टिसिंग यूनिट को क्वेश्चनर कब तक सबमिट करना है, इंटीमेशन कितने टाइम में जाएगा, राइट। उसके बाद पीयर रिव्यू प्रोसेस कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो हर एक चीज का एक टाइम जोन है। रिकॉर्ड्स अवेलेबल कराने के लिए अगेन पीयू के पास कितने दिनों का टाइम होना चाहिए, तो एवरीथिंग हैज अ सेपरेट टाइम जोन। तो हो सकता है कि ये टाइम जोन वाला पार्ट जो है ना, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए, कोई ना कोई टाइम लाइन आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दोस टाइम जोन्स बिकॉज पूरे चैप्टर में क्या है, स्कैटर्ड है। प्लस अभी कुछ जगहों पे यहाँ पे ना अमेंडमेंट्स भी आए हैं। देयर आर वेरियस टाइम जोन्स जहां पे अमेंडमेंट भी आया है, देयर आर वेरियस टाइमलाइंस जहां पे अमेंडमेंट भी आया है, राइट। ऑल्दो इन द क्लासेस आई हैव मेंशन्ड यू कि आप यहाँ पे 7 डेज को 2 डेज कर लेना, 15 डेज को 7 डेज कर लेना, बट हो सकता है कि आपके माइंड में कंफ्यूजन रहे, एक आधा टाइम जोन याद ना रहे, मिस हो जाए, लैप्स हो जाए। सो व्हाट आई हैव डन इज कि पूरा का पूरा जो टाइमलाइंस है ना, इसको 9 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, 9 पॉइंट्स में। तो अलग से हम लोग एक नोटिंग कर लेंगे कॉपी में, टाइमलाइंस इन द पीयर रिव्यू चैप्टर, राइट। और अलग से ये 9 पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ऑलरेडी चैप्टर में हमने डिस्कस किया है ये सारा कुछ, चैप्टर के अंदर का ही एक्सट्रैक्ट है सारा का सारा, बट एक जगह हम नोट डाउन कर लेंगे। एक आधा जगह अगर हमने पुरानी चीज डिस्कस करी थी तो अमेंडेड चीज डिस्कस कर लेंगे। ये पूरा का पूरा जो टाइम जोन है, टाइम लाइन है, एक जगह आ जाएगा कंसोलिडेटेड वे में। तो क्या होगा कि एग्जाम से पहले भी अपने लिए रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा कि पूरा पीयर रिव्यू का चैप्टर खत्म हुआ और उसके बाद ये टाइम लाइन्स के जो 9 पॉइंट मैंने बनाए हैं, एक बार आपने इसको रेफर कर लिया तो क्लैरिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। और बाद में मान लो यार कि अगेन आपके एग्जाम से पहले भी कोई अमेंडमेंट आ जाता है टाइम जोन के अंदर, तो कोई बात नहीं है, आप जो टाइमलाइन वाला शीट बनाओगे उसे में चेंज कर देना, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रैक्टिसिंग यूनिट नोटिफाइड बाय द बोर्ड। पीयू को कौन कर रहा है, बोर्ड नोटिफाई कर रहा है। पीयू को क्या कर रहा है, बोर्ड नोटिफाई कर रहा है। तो अब पीयू को क्या करना है, प्रैक्टिसिंग यूनिट को क्या करना है, प्रैक्टिसिंग यूनिट को डिक्लेरेशन सबमिट करना है। क्या करना है, डिक्लेरेशन सबमिट करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है टू पीयर रिव्यू बोर्ड। प्रैक्टिसिंग यूनिट को डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है टू पीयर रिव्यू बोर्ड। और ये डिक्लेरेशन कितने टाइम में सबमिट होगा, विद इन 7 डेज, सो दैट द रिव्यूअर कैन बी अपॉइंटेड। तो पीयू को बोर्ड नोटिफाई करेगा कि आपका रिव्यू होने वाला है ना। वो 3 रिव्यूअर्स का नाम स्पेसिफाई करेगा दैट आउट ऑफ दिस 3 रिव्यूअर्स यू हैव टू सिलेक्ट। तो पीयू को क्या करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है पीयर रिव्यू बोर्ड को, और ये डिक्लेरेशन पीयू 7 डेज के अंदर सबमिट करेगा ताकि रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट हो सके। उसके बाद प्रैक्टिसिंग यूनिट को क्या करना है, जो 3 रिव्यूअर्स का नाम आया है उनमें से एक रिव्यूअर को सिलेक्ट करना है और इन्फॉर्म करना है पीयर रिव्यू बोर्ड को विद इन 7 डेज। तो ये भी 7 डेज ही है। उसके बाद पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करने वाला है, सिक करने वाला है कंसेंट ऑफ रिव्यूअर विद इन 7 डेज। सो इट्स 777 बहुत ईजी है। पहला, पीयू टू सबमिट डिक्लेरेशन फॉर्म टू द पीयर रिव्यू बोर्ड विद इन 7 डेज सो दैट द रिव्यूअर कैन बी अपॉइंटेड। दूसरा, प्रैक्टिसिंग यूनिट शैल सिलेक्ट वन ऑफ द 3 रिव्यूअर्स एंड इन्फॉर्म पीयर रिव्यू बोर्ड विद इन 7 डेज। तीसरा, पीयर रिव्यू बोर्ड शैल सीक द कंसेंट ऑफ रिव्यूअर विद इन 7 डेज। यार हैंडराइटिंग कम समझ में आ रही हो स्क्रीन, तो इन दैट सिचुएशन साथ साथ नोट डाउन कर लो। अगला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, अब क्या होने वाला है, प्रैक्टिसिंग यूनिट क्वेश्चनर देने वाला है, क्वेश्चनर सबमिट करने वाला है टू द रिव्यूअर विद इन 2 डेज। तो वो जो क्वेश्चनर आया था उस क्वेश्चनर का रिस्पॉन्स जाएगा, वो क्वेश्चनर जाएगा रिव्यूअर को विद इन 2 डेज। जो हमने प्लानिंग फेज में देखा था, मैंने बताया था पहले 7 डेज, अब 2 डेज हो गया, 7 डेज को 2 डेज कर लो। तो प्रैक्टिसिंग यूनिट क्वेश्चनर कितने टाइम में भेजने वाला है, 2 डेज के अंदर भेजने वाला है, 2 डेज के अंदर भेजने वाला है। तो अभी तक 777 था, अभी 2 है। उसके बाद विद इन 7 डेज रिव्यूअर क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा सैंपल ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज एंड इंटीमेट करेगा टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट। तो वापस से 7 डेज, आप देखोगे ज्यादातर तो 7 डेज ही है पूरे चैप्टर में।
विद इन 7 डेज रिव्यूअर क्या करने वाला है, सिलेक्ट करने वाला है सैंपल ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज एंड इंटीमेट करने वाला है टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट। फिर अगर ऑनसाइट रिव्यू होता है तो जो ऑनसाइट रिव्यू है दैट शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज, पहले था 7 to 15 डेज, अब यहां पे आ गया 7 वर्किंग डेज कि जो ऑनसाइट रिव्यू है दैट शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज। तो आप देखो पहले 6 पॉइंट के अंदर यार, पहले 6 पॉइंट में 5 पॉइंट तो 7 डेज ही है, एक जगह 2 डेज है खाली। पहला पीयू नोटिफाइड बाय बोर्ड, तो पीयू ने डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया पीयर रिव्यू बोर्ड को विद इन 7 डेज सो दैट द रिव्यूअर कैन बी अपॉइंटेड। दूसरा प्रैक्टिसिंग यूनिट शैल सेलेक्ट वन ऑफ द 3 रिव्यूअर्स एंड इन्फॉर्म पीयर रिव्यू बोर्ड विद इन 7 डेज। तीसरा पीआरबी शैल सीक कंसेंट ऑफ रिव्यूअर विद इन 7 डेज। चौथा पीयू क्वेश्चनर भेज रहा है रिव्यूअर को विद इन 2 डेज, यहां 2 डेज आया। उसके बाद विद इन 7 डेज रिव्यूअर टू सेलेक्ट द सैंपल ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज एंड इंटीमेट टू द पीयू। उसके बाद ऑन साइट रिव्यू शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज। उसके बाद पूरा का पूरा जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है वो 60 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहले 90 डेज था, 60 डेज है कि पीयर रिव्यू प्रोसेस पूरा का पूरा 60 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद रिव्यूअर शुड गिव द पीयू एटलीस्ट 5 डेज टाइम। Reviewer should give the practicing unit at least 5 days time to keep ready the necessary records of the selected assurance service। तो 5 दिन का टाइम एटलीस्ट पीयू को दिया जाएगा सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रेडी रखने के लिए ऑफ द सिलेक्टेड एश्योरेंस सर्विस। कितना टाइम दिया जाएगा? 5 दिन का टाइम एटलीस्ट दिया जाएगा। एंड फाइनली रिव्यू कंप्लीट हो गया। तो अगर रिव्यू कंप्लीट हो गया तो फॉलो ऑन रिव्यू का कॉन्सेप्ट था। तो फॉलो ऑन रिव्यू कब होगा? शैल बी डन आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिपोर्ट। फॉलो ऑन रिव्यू शैल बी डन आफ्टर द 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिपोर्ट, कैन बी रिड्यूस बट नॉट बिफोर 6 months। तो ये भी अपन ने डिस्कस किया था, राइट। तो मोस्टली जितना भी इंपॉर्टेंट टाइम जोन है, टाइम लाइन है, वो सारा हमने यहाँ पे कवर कर लिया। एग्जाम में हाई चांसेस है कि इससे आपसे कुछ पूछा जाए, राइट। एक आधा पॉइंट और है जो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट का जो पार्ट था, तो वहां पे 1 महीने का एक पार्ट था कि इसलिए 1 महीना पहले वो रिकॉर्ड्स रेडी कर लेने होते हैं। एक जगह 18 मंथ्स का भी पार्ट था कि 18 मंथ्स का टाइम होता है वहां पे। 18 मंथ्स के अंदर पीयर रिव्यूअर से वर्किंग पेपर्स वगैरह मांग सकता है बोर्ड, और पीयर रिव्यूअर को वर्किंग पेपर्स वगैरह देना होगा जो वर्किंग पेपर्स उसने मेंटेन किया है। तो वो 2 पॉइंट आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। इस डायरेक्ट टाइमलाइन में वो आ नहीं रहा बोल के मैंने इस पे यहाँ इंक्लूड नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे ये टोटल मिलाकर 9 पॉइंट्स हैं दैट आई हैव इंक्लूडेड। अगर आपके एग्जाम से पहले कोई अमेंडमेंट आ जाता है आप इसे में इनकॉर्पोरेट कर लेना। फिलहाल दिस आर द अपडेटेड लिमिट्स। हो सकता है आपके बुक में कहीं थोड़ा डिफरेंस मिल जाए आपको, बिकॉज अभी अभी यहाँ पे अमेंडमेंट्स आए हैं टाइम लाइन्स के अंदर, तो वहां पे आप साथ साथ करेक्शन भी कर लेना। आपको ये टाइमलाइन फॉलो करना है। तो एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो ये 9 पॉइंट अलग से आप देख लोगे तो पूरा टाइमलाइन क्लियर हो जाएगा। एंड अगेन हाई चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए।